तो सबसे पहले मैं अपना बैकग्राउंड बता देता हूँ। मैं एक रीडर रहा हूँ। मैंने काफ़ी टाइम से रीड किया है। रीड किया है इसका मतलब क्या है कि जब मैं सेवन्थ में था, एट्थ में था, तो अब सेवन्थ क्लास का सेशन जैसे अभी अप्रैल चल रहा है, ख़त्म हो जाएगा। मान लो अभी एट्थ क्लास का स्टार्ट हो रहा है, नई नई बुक्स आई हैं घर पे। तो सबसे पहले मैं हिंदी और इंग्लिश, ये दो बुक्स की जो लिटरेचर होती थी, लिटरेचर बुक्स, इनमें जो स्टोरीज़ होती थी, मैं इनको उठा के पढ़ना स्टार्ट कर देता था स्टार्टिंग से ही। जब स्कूल की छुट्टियाँ चल रही होती थी अप्रैल में, नई बुक्स आ जाती थी, तो मैं उनको लेके उनको पढ़ने लग जाता था। ठीक है, मेरे मोबाइल फ़ोन में गूगल क्रोम है, उसको जब आप खोलोगे, क्रोम ब्राउज़र मोबाइल में, एंड्रॉयड मोबाइल में, अगर आप उसको खोलोगे तो आपको अपने फीड पे बहुत सारे आर्टिकल्स मिलेंगे। न्यूज़ आर्टिकल्स, आपका जिसमें भी इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे आपको मिलेंगे। जैसे अगर आप अपनी मम्मी का फ़ोन खोलोगे तो वहाँ पे कुछ भी आपको मिल सकता है अजीब सा। कुकिंग के वीडियोस मिल सकते हैं, ये रेसिपी कैसे बनाए, वो रेसिपी कैसे बनाए, या फिर हो सकता है बॉलीवुड की गॉसिप्स मिल जाएँ, या कुछ भी ऐसा मिल जाए। अगर आप मेरा खोलोगे तो मुझे शायद पॉलिटी के ऊपर मिलेगा, पॉलिटिकल न्यूज़ मिलेंगी, इकोनॉमिक्स न्यूज़ मिलेंगी वहाँ पे। ठीक है, तो ट्रेंडिंग में जो भी एआई के रिगार्डिंग कुछ न्यूज़ मिल जाएंगी। तो जैसा आपका फीड होगा आपको वैसे वैसे क्रोम के ऊपर मिलेगा, जो भी आप करते हो, इंटरेस्ट जो भी आपका है गूगल सर्च हिस्ट्री के अकॉर्डिंग, जो कि पर्सनलाइज़ किया जाता है गूगल के द्वारा आपके लिए। मैं उसको रीड करता हूँ, और मैं दिन में कितनी बार करता हूँ ये मुझे भी नहीं पता। मैं बेड पे लेटा, कुछ उठा, फ़ोन उठाया हाथ में, सबसे पहले क्रोम खोलता हूँ, मतलब टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम ये भी खोलता हूँ। यूट्यूब तो बहुत ही कम खोलता हूँ। तो वो खोला, उसके बाद मैंने क्या किया, क्रोम खोला। अब वो रिफ़्रेश होते रहते हैं दिन में। अगर मैंने एक बार खोल के 4 न्यूज़ पढ़ दी तो अगली बार जब खोलूँगा 4 घंटे बाद तो कुछ नई न्यूज़ मिलेगी वहाँ पे। तो मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ, जो मेरे को पसंद आता है 2-4 न्यूज़ मैं एक बार में उठा के पढ़ लेता हूँ। सो मुझे भी नहीं पता मैं दिन में कितने उस तरह की न्यूज़ पढ़ता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा बैकग्राउंड है। इंग्लिश के अंदर बैंकिंग की जब से मैंने स्टार्ट किया 8 महीने पहले से, इंग्लिश में मेरे मार्क्स जितने पहले आते थे फर्स्ट डे के अंदर उतने ही लगभग आ जा रहे हैं। बस थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ है कि कुछ बारीकियाँ जो हर इंसान सीखता है वो मैंने भी सीख ली हैं। बट ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ इम्प्रूव की है, मेरी वैसी ही है जैसी थी। ठीक है, तो मुझे ग्रामर बिल्कुल नहीं आती। आई डोंट इवन नो व्हाट इज़ नाउन प्रोनाउन, ये सब एडजेक्टिव वगैरह क्या होते हैं ये सब मुझे नहीं पता। एडवर्ब, फ्रेजल वर्ब्स नाम सुना है मैंने, बट आई डोंट नो इट। ठीक है, बचपन में पढ़े थे बट अभी कुछ भी याद नहीं है मुझे। वोकेबलरी जितनी इंडिया में एक आम इंसान की होती है उतनी ही मेरी है। बहुत ही नॉर्मल वर्ड्स मेरे को पता है, और कुछ बहुत ही नॉर्मल वर्ड्स मेरे को नहीं भी पता हैं। सो बहुत ही बेसिक वोकैब है मेरी। इसके बाद भी इफ़ आई एम एबल टू स्कोर कंसिस्टेंटली लाइक 90% ऑफ द टाइम, मेरे मॉक्स में 99% से ऊपर आता है, चाहे किसी भी तरह का मॉक हो, क्लर्क प्री से लेके पीओ मेंस तक के जितने भी एग्ज़ाम्स है बैंकिंग में, उस सब में मैंने ये देखा है कि मेरा 99 से ऊपर आता है 90% ऑफ द टाइम, 90% ऑफ द टाइम। और 99% ऑफ द टाइम 95% एल से ऊपर आता है। बहुत ही एक दो ब्लंडर तो सभी करते हैं कुछ कुछ ओकेजन्स में, तो उस टाइम पे वो गिर जाती है कभी कभी, बट बहुत रेयर होता है। सो ये मैंने देखा कि आई एम एबल टू स्कोर दिस मच विदाउट नोइंग एनीथिंग, ग्रामर, वोकैब, किसी टीचर को फॉलो नहीं किया, तो मैंने किया क्या है, मैंने किया क्या, मैंने सिर्फ रीडिंग की है ऑब्वियसली। और अगर रीडिंग करके इतना मार्क्स आ सकता है तो फिर सबका सबका यही एक तरीका है जो कि आपको करनी है। आप किसी को भी देखेंगे आपको बोलेगा कि आप रीडिंग कीजिए, रीडिंग कीजिए। हमारे माइंड में होती है रीडिंग मसल्स, उसको लगता है टाइम डेवलप होने में। जितना आप रीड करोगे उतनी ज़्यादा आपकी रीडिंग मसल्स डेवलप होंगी, कॉम्प्रिहेंडिंग एबिलिटी डेवलप होगी, और वो फिर आपको हेल्प करेगी आगे चल के। राइट, आप किसी की भी स्ट्रेटजी देखिए यूट्यूब के ऊपर, इंग्लिश के लिए हर कोई बोलेगा आपको रीडिंग कीजिए। चाहे आप कॉन्स्टेंट गाइड की स्ट्रेटजी देखिए, अल्फ़ा बैंकर की देखिए, जितने भी सिलेक्टेड बच्चे हैं यूट्यूब के ऊपर आप उनको देखिए। टीचर को एक बार रहने दीजिए, क्योंकि टीचर ये बोलेगा कि आप मेरी कोर्स ज्वाइन करो और इसको डेली कर लो और आपका काम हो जाएगा, क्योंकि उनका बिजनेस है वो। ठीक है, बट इंग्लिश एक लैंग्वेज सब्जेक्ट है। मैथ्स और रीजनिंग में आप क्या किया, आप टीचर को पढ़ सकते हो वहाँ से, बिल्कुल पढ़ना भी चाहिए, बिल्कुल बहुत ज़रूरी है टीचर का रोल। वो आपको पढ़ाएंगे, कंसेप्ट सिखाएंगे, बहुत अच्छे टेक्निक्स एंड कंसेप्ट्स अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे, आप सीखोगे, अप्लाई करोगे, बहुत अच्छी बात है। बट इंग्लिश के अंदर आप क्या सीखोगे, क्या सीखोगे आप, आपको रीडिंग करनी, क्या कोई भी रीड करना सिखाता है? इंग्लिश के जो फेमस टीचर हैं वो क्या आपको कभी रीड करना सिखाते हैं? रीड करना कोई नहीं सिखाता, हाउ टू रीड। इस वीडियो में हम करेंगे, एक आर्टिकल पढ़ेंगे हाउ टू रीड।
अब मैं बोल रहा हूँ कि रीडिंग करो, बट रीडिंग करनी नहीं आती यहाँ पे बच्चों को। हाउ टू रीड उनको बताना पड़ेगा कि लाइक रीडिंग कैसे करनी है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रीडिंग करनी क्या है, देखो मैं करता हूँ TTBR से। TTBR क्या है? TTBR एक PDF मिलती है डेली, एक टेलीग्राम। मुझे नहीं पता ये कौन ऑन करता है इसको, बट जो भी ऑन करता है ही इज़ वेरी, मतलब बहुत ही अमेजिंग चीज़ है जो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रही है। और किसी के लिए भी बैंकिंग स्पिरिट हो आप, डेफिनेटली आपको ये सब्सक्राइब करनी चाहिए। इसमें मेरा कोई भी फ़ायदा नहीं है, मैं रिकमेंड कर रहा हूँ बिकॉज मैं खुद करता हूँ यहाँ से। ये एक PDF है जो कि आप अगर आप 100 रुपये खर्च करोगे आपको 4 महीने का एक्सेस मिल जाएगा। 50 रुपये खर्च करोगे 2 महीने। अब जो भी आपको प्राइस देख लेना, परचेजिंग का लिंक मैं दे दूँगा अगर कोई मांगेगा तो। अब ऐसी एक PDF आपको डेली मिलेगी, इसमें आपके 12-13 आर्टिकल्स रहेंगे डेली बेसिस पे, संडे को छोड़ के। ये क्या होता है, ये ट्रिब्यून, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, बिजनेस लाइन, ये और भी यहाँ पे कई बार, मतलब ये कुछ तो हमेशा फिक्स रहते हैं, कुछ कुछ चेंज होते रहते हैं। तो आपको ये मिलती है, इसमें ये आर्टिकल्स रहते हैं। देखो अगर आप इनको रीड कर रहे हो, ये तो आपको रीड करना ही है। अगर आप बिगनर हो तो आप दिन में 2 आर्टिकल्स का टारगेट रखिए मिनिमम, कि 2 आपको मिनिमम, बेयर मिनिमम है ये। मैक्सिमम आप 8-10 भी कर सकते हो, बट बेयर मिनिमम कितना कि आपको इतना तो करना ही है। अब वो स्टार्टिंग में अगर आपकी रीडिंग हैबिट नहीं है तो क्या करना है कि आप कोई भी 2 जो आपके फेवरेट आर्टिकल, जो आपको लग रहा हो कि टॉपिक पढ़ के कि यार ये मतलब ठीक है, मेरे को इस US ईरान में इंटरेस्ट है कि इनका क्या चल रहा है, तो आप इसको पढ़ लीजिए, ठीक है। अब आपको जिस भी तरह का जो भी टॉपिक में इंटरेस्ट है, ठीक है। अब जैसे आपको लग रहा है कि ठीक है ग्रीनलैंड के ऊपर क्या चल रहा है, ट्रम्प उसको लेने की बात कर रहे हैं, तो ठीक है मैं इसको देखता हूँ ये क्या हो रहा है यहाँ पे। इंटरेस्ट का आपको पढ़ना है सबसे पहले, तो बाद में आप जब प्रो जाएंगे आप कुछ भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो आपको एक तो ये TTBR यहाँ से आप कर सकते हैं, या फिर इस ग्रुप के अंदर डेली एडिटोरियल्स की एक PDF आती है। उसमें बहुत सारे एडिटोरियल्स होते हैं, बहुत सारे, इन सब ये जो लिखा है ये सब भी होते हैं, इसके अलावा बहुत सारे और भी होते हैं, बट वो आप उससे भी पढ़ सकते हो अगर आपको परचेज़ नहीं करना तो। ये थोड़ा रीडिंग फ्रेंडली है इसलिए मैं, और काफ़ी मिनिमल प्राइस है इसका, इसलिए मैं इससे पढ़ता हूँ। ये पेड कभी भी शेयर नहीं होगा ग्रुप के अंदर, एटलीस्ट इस ग्रुप में, बिकॉज इसको बनाने में मेहनत लग रही है, जो भी बंदा कर रहा है उसकी मेहनत लग रही है, और अगर हम इसको फ्री में शेयर करने लग जाएंगे तो यही बंद हो जाएगा, और अगर यही बंद हो जाएगा तो फ्री में भी नहीं मिलेगा, तो फिर पेड वालों को भी नहीं मिलेगा। सो इट्स बेटर कि आप उसको परचेज़ कर ले इफ़ यू जेन्युइनली वांट टू पुट एफर्ट्स। ओके, तो ये करना है आपको रीडिंग। इसके अलावा क्या करना है, अगर आपकी हिम्मत 2 की हो रही है, 2 या 3 आप पढ़ सकते हो सिर्फ, क्योंकि इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी अच्छी चल के रहती है। अगर आप बिगनर तो आपको काफ़ी ठीक लगेगी लैंग्वेज, ऐसा नहीं कि ईजी लगेगी। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, आप नॉवल, एक कोई भी बुक ऑर्डर कर सकते हो अपनी फेवरेट, वो पढ़ सकते हो, नॉवल पढ़ सकते हो, आर्टिकल पढ़, जैसे मैंने बताया कि मैं क्रोम से पढ़ता हूँ, वो आप पढ़ सकते हो, न्यूज़ पढ़ सकते हो, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो। 1.5 से 2 घंटा आपको डेली रीडिंग पे देना ही देना अगर आप बिगनर हो तो, और अपने इंटरेस्ट के लिए ज़्यादा पढ़नी है। TTBR के 2 आर्टिकल्स पढ़े या फिर एडिटोरियल्स के 2 आर्टिकल्स पढ़े, इसके अलावा अपने इंटरेस्ट के लिए ज़्यादा पढ़िए, कोई भी न्यूज़ आर्टिकल, न्यूज़ नॉवल, बट कुछ भी पढ़िए, रीड एनीथिंग अंडर द सन, यू हैव टू डू इट। पढ़ाई, आप रीडिंग करोगे आपके रीडिंग मसल्स डेवलप होंगे, उसी से आपको हेल्प मिलेगा, और कोई तरीका नहीं है। ग्रामर देखो, अगर आपने बैंकिंग अभी स्टार्ट किया है, ग्रामर मैं तो अभी भी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं शायद कभी करूँगा भी नहीं ग्रामर को, क्योंकि ये कितना बेनिफिट दे देगी। 1-2 नंबर एरर का ही आता है ग्रामर, सिर्फ ग्रामर का डायरेक्ट यूज़ कहाँ है? डायरेक्ट यूज़ तो इसका कहीं भी नहीं है पूरे बैंकिंग इंडस्ट्री की इंग्लिश में। इनडायरेक्ट यूज़ इसका एरर के क्वेश्चंस में, जो कि मैं रीडिंग से भी कर सकता हूँ। बैंक को क्या चाहिए? एक गुड कैंडिडेट जिसका इंग्लिश ठीक हो। उसको ये मतलब नहीं है कि आपको एडजेक्टिव नाउन प्रोनाउन आते कि नहीं आते। कल को कुछ आपको ड्राफ्टिंग करनी है, ईमेल नोटिंग करना है, किसी सीनियर को कुछ रिपोर्ट भेजना है, आपके अंदर इतनी स्किल तो हो कि आप इंग्लिश को लिख सको, या फिर जो आपके पास मीमोज आ रहे हैं या फिर आपके पास कोई भी फाइल्स और रिपोर्ट्स ऊपर से आ रहे हैं, आप उनको पढ़ सको। और जब आप लिखो तो आप शर्मिंदा ना कर दो अपने बैंक को गलत एरर करके कुछ, इसलिए केवल एरर के क्वेश्चन आते हैं, बाकी ग्रामर नहीं आती है यहाँ पे। एरर रीडिंग से भी कर सकते हो, बट अगर आपको ग्रामर करनी है, आपको चाहिए मुझे फुल फ्लेज इंग्लिश में मास्टरी करनी है, तो आप ग्रामर भी कर सकते हो, किसी भी बुक से कर सकते हो, कोर्स से कर सकते हो, ठीक है। और ये मैं बताऊँगा ये क्या है, यहाँ से भी कर सकते हो। परफेक्शन देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक परफेक्शन करके है, लाइक उसमें वो क्या करवाते हैं कि
आपको प्रैक्टिस कराते हैं वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस की, ठीक है। और बोलते हैं कि अगर आप ये कर लोगे तो आपका हो जाएगा, बट ऐसे बहुत सारे बच्चे मैं जानता हूँ जिन्होंने बोला है कि उन्होंने 6 महीने परफेक्शन किया बट उनका इम्प्रूवमेंट कोई इंग्लिश में कुछ नहीं। देखो ये उन बच्चों के सही है जो बिल्कुल एकदम हिंदी मीडियम से हैं, बिल्कुल ही इंग्लिश नहीं आती है, कुछ भी नहीं आता है, वो ये कर सकता है। एडिटोरियल क्लास यूट्यूब पे होती है इन्हीं टीचर की, आप ये भी कर सकते हो। बट अगर आप एकदम मतलब जिसे कहते हैं ना नूब इंग्लिश के अंदर, आपको इंग्लिश का ई नहीं पता, तो ही आपको यूट्यूब की क्लासेस या फिर ये कोर्सेज करने हैं। और दूसरी चीज़ क्या है कि आप कब कर सकते हो, जब आप रीडिंग में प्रो हो जाओ, तो मे भी प्रैक्टिस के नाते आपने वीक में 1-2 क्लासेस देख ली कि ठीक है क्या चल रहा है। बट स्टिल मैं तो बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता इस चीज़ को। आप इंग्लिश जितना रीड करोगे, खुद से चीज़ें सॉल्व करोगे, रीड करोगे, उतना ही आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। रीडिंग करने के अलावा देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, बस इसके बाहर कुछ भी नहीं इंग्लिश के अंदर। जो ये करेगा वही इंग्लिश में मार्क्स लेके आ सकता है, बाकी नहीं लेके आ सकता कोई। आप क्लर्क प्री में ले आएंगे ये सब करके, ग्रामर ये सब करके, परफेक्शन करके, बट उससे एग्ज़ाम तो क्वालिफाई नहीं होने वाला ना। पीओ मेंस में आप जाएंगे कभी, आप उसके आरसीएस का लेवल देखिए। सेक्शनल मॉक टेस्ट एक तो आपको ये करना है, रीडिंग करना है डेली बेस पे करना है, फिर आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट देना है विदाउट फेल। कोई भी सेक्शनल मॉक टेस्ट, अगर आप बहुत ही नूब हैं तो आप क्लर्क प्री से स्टार्ट करिए, बट अगर आप इंग्लिश थोड़ी सी भी ठीक है, मतलब 10% 20% भी आप इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई की है आपने, तो क्लर्क प्री का मॉक टेस्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। पीओ प्री के मॉक टेस्ट दीजिए, आईबीपीएस पीओ प्री, एसबीआई पीओ प्री, या फिर क्लर्क मेंस, या फिर पीओ मेंस। ये 4 आपके पास लेवल है, इनमें से घुमा फिरा के आप किसी का भी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे आपने पीओ प्री स्टार्ट किया, रोज़ आप 1 महीना दे रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि भाई बस बहुत ही कमा रहे हैं, 15, 14, 12 तक उससे तक नहीं जा रहे, तो फिर आप क्लर्क प्री भी इंक्लूड कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फिर आपको इस तरह से मॉक टेस्ट देना है, इन्हीं में मॉक टेस्ट को आपको घूमना, इन्हीं में। अगर आपका मॉक टेस्ट 20 मिनट का है तो आप ये चीज़, हालांकि मैं खुद नहीं करता, मतलब खुद मैं इससे बचता हूँ करने से, लेकिन करनी पड़ेगी। देखो अगर 20 मिनट का मॉक टेस्ट है तो आपको 20 से 30 मिनट उसके एनालिसिस में देने हैं। अब भले ही आप मॉक टेस्ट दे के खुश मत होइए कि आपके 23 नंबर आ गए, 22 नंबर आ गए, 25, 28 आ गए, बहुत बढ़िया। वो जो 6-7 नंबर नहीं आए उस पर आपको दिमाग खर्च करना है 20 मिनट। बैठिए 20 मिनट एनालिसिस करने बैठिए, भले आपका एनालिसिस 10 मिनट में हो जाए, फिर भी 10 मिनट और बैठिए, जो सही किया है उसी को देख लीजिए दोबारा, उसकी एक्सप्लेनेशन को देख लीजिए, मॉक टेस्ट में क्या सोल्यूशन दिया है। ये करेंगे आपकी इंग्लिश स्काई रॉकेट इम्प्रूवमेंट आएगा आपकी इंग्लिश में 10 फोल्ड। ये चीज़ आई कैन गारंटी। अगर आप मॉक टेस्ट देने के बाद उसके एनालिसिस पे उतना ही टाइम दे रहे हैं जितना वो, या फिर उससे ज़्यादा दे रहे हैं जितना वो था, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू लाइक नेल इंग्लिश। पीओ मेंस का आप मॉक टेस्ट दें 35 मिनट्स का, आप 35 से 41 घंटा एनालिसिस कीजिए उसका, बट वो आपको करना पड़ेगा। आरसीएस को दोबारा पढ़िए, आराम से पढ़िए, ठीक है। सो अब हम करते हैं एक रीडिंग कैसे करना है आपको, टीटीबीआर का या किसी भी चीज़ का आपको रीडिंग कैसे करना है। देखो टीटीबीआर या एडिटोरियल्स का आप रीडिंग कर रहे हो तो यहाँ पे बहुत ही फोकस्ड होकर करनी है। बाकी चीज़ें आप, क्योंकि लैंग्वेज ईजी है, बाकी चीज़ें आप अपने इंटरेस्ट के पढ़ रहे हो तो इनमें आप बढ़िया से पढ़ो, लेट के पढ़ो, उठ के बैठ के पढ़ो, बट इतना पढ़ लो कि हाँ समझ में आ रहा है, ठीक है, बढ़िया काम चल रहा है। बट जब यहाँ पे आओ तो बहुत ही फोकस्ड रीडिंग करनी है आपको। अब हम एक आर्टिकल पढ़ेंगे यहाँ से कि वो कैसे करना है। देखो ये वीडियो लंबा होगा बट ये आपकी इंग्लिश की हर चीज़ को इट इज़ गोइंग टू सॉल्व इट। अब देखो लेट्स से कि मुझे इंटरेस्ट है कि मैं ये आर्टिकल पढ़ने वाला हूँ, अनदर नरगिस मूवमेंट इन म्यांमार, ठीक है। अब किसी को तो अब मैं कह रहा था हाउ टू रीड। अब किसी को ये टाइटल ही समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये क्या है, अनदर नरगिस मूवमेंट इन म्यांमार, बस यहीं पे सारा खेल है। जब आपको समझ ही नहीं आया अनदर नरगिस मूवमेंट इन म्यांमार ये क्या है, क्योंकि ये तो समझ में आ गया बैलेंसिंग ट्रेड, यूएस एंड ईरान शुड रिटर्न टू नेगोशिएशंस, अ गुड न्यूक्लियर डील इज़ गुड फॉर वेस्ट एशिया एंड द वर्ल्ड, ये समझ में आ गया आपको कि ठीक है। बट ये आया क्या समझ में किसी को, अनदर नरगिस मूवमेंट इन म्यांमार। अब किसी को नरगिस ही नहीं पता, नरगिस क्या है, नरगिस क्या है, इज़ इट अ इंग्लिश वोकैबुलरी वर्ड और इज़ इट समथिंग एल्स। लेकिन आप फिर भी आर्टिकल पे चले जाएंगे पढ़ने के लिए, आप पढ़ने के लिए चले जाएंगे, समझ में आपको आया नहीं है, आप आगे बढ़ गए,
यहीं पे सारी दिक्कत है। अगर आप इस तरह से रीडिंग कर रहे हैं ना, आप फिर छोड़ दो रीडिंग, क्योंकि उसका कोई मतलब ही नहीं है रीडिंग करने का। जैसे एक बच्चा होता है, उसके सामने इंग्लिश की बुक रख दी जाए, उसको बस ABCD पता है और वो रीड कर रहे हैं, समझ में कुछ आ नहीं रहा, तो वैसे रीडिंग आप करोगे कुछ नहीं होगा। कॉम्प्रीहेंड करना, अब आपको इसका मतलब ही नहीं पता, तो आप पहले इसका मतलब तो पता करो कि नरगिस क्या था। अब जैसे मुझे तो पता कि नरगिस क्या था, क्यों? क्योंकि मैं तो पढ़ चुका हूँ इसको सुबह सुबह, तो मुझे पता है। नरगिस एक साइक्लोन था जो म्यांमार में आया था, और उस टाइम पे बहुत कुछ हुआ था जब वो आया था, तो अब वैसा ही कुछ यहाँ पे आया है और कुछ वैसा ही वैसा हो रहा है यहाँ पे। ये मतलब इस टाइटल का, ऑथर ने यहाँ से अपनी आपको एक्सप्रेस करना स्टार्ट किया टाइटल के अंदर ही। तो यहाँ से आप समझते हुए चलिए, अब हम इसको रीड करेंगे, ठीक है। अनदर नरगिस मोमेंट इन म्यांमार, 28 साइक्लोन वॉज अ टिपिंग पॉइंट। ये नरगिस था ना, ये साइक्लोन था 2008 का, ठीक है। और वो क्या था, टिपिंग, इट वॉज अ टिपिंग पॉइंट। नाउ बीमस्टेक शुड कन्वे सम होम ट्रूथ्स टू द जनता। अब देखो, ये मैंने क्यों चूज़ किया है जानबूझ के, मैंने इसलिए चूज़ किया कि इसके अंदर लर्निंग्स बहुत ज़्यादा दे सकता हूँ मैं आपको रीडिंग के बिहाफ पे, रीडिंग के लिए। सबसे पहले इसका टाइटल समझ में नहीं आया होगा, तो फिर पहले तो आपने वो समझा, फिर आपको लगा कि ठीक है 2008 सेकंड वॉज अ टिपिंग पॉइंट। नाउ अब आपको ना ये पता है बीमस्टेक क्या है, शायद कई लोगों को तो इसका मतलब समझ नहीं आएगा, होम ट्रूथ्स, और कई लोगों को इसका मतलब नहीं जनता। अब आपको ना टाइटल पता था, ना आपको ये समझ में आया सब टाइटल जो भी था ये। अब आप आगे बढ़ गए, आपने मतलब छोड़ो यार, थोड़ा बहुत समझ में आया, आगे समझ लेंगे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बस यहीं पे सारी गलती जाती है। ऐसे करोगे तो काम ख़राब होगा, फिर कितना रीडिंग कर लो, वो रीडिंग बहुत ही कम इफेक्टिव रहेगी फिर। ओके, देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, नरगिस में आपको नरगिस को सर्च करना है। नरगिस सर्च करो, क्या था यहाँ पे। अभी देखो, नरगिस एक एक्ट्रेस भी थी, तो यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा सर्च करो, नरगिस मूवमेंट या फिर नरगिस इन म्यांमार, तो उसके रिलेटेड कुछ ना कुछ वो देगा, ठीक है। साइक्लोन नरगिस ट्रक, ठीक है, आपको पता चलेगा कि ठीक है एक साइक्लोन था। ओके, आपको ये नहीं पता कि बीमस्टेक क्या होता है, बीमस्टेक को सर्च करो, क्या होता है ये बीमस्टेक। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन इज़ एन इंटरनेशनल ऑफ 7 साउथ एशियन एंड साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि ये 7 कंट्रीज़ का कुछ है, ठीक है, एक ग्रुप है। तो फिर आप बीमस्टेक कंट्रीज़ को सर्च कर लो कि ये कंट्रीज़ है बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, थाईलैंड, भूटान, श्रीलंका, इंडिया, ठीक है। बीमस्टेक यानी कि इस ग्रुप को कन्वे करना चाहिए सम होम ट्रूथ्स टू द जनता। आपको ये पता जनता क्या है? जनता उसको बोलते हैं मिलिट्री गवर्नमेंट को जो फोर्सफुली रूल करती है किसी भी कंट्री पे, ठीक है। ये कहना चाह रहे हैं कि 28 का साइक्लोन टिपिंग पॉइंट था, और अभी भी आपको पता ना अर्थक्वेक आया है म्यांमार में। तो बीमस्टेक जो है इस ग्रुप की मीटिंग बने, अब देखो कॉम्प्रीहेंड करना पड़ेगा आपको। बीमस्टेक की मीटिंग होने वाली है 3 और 4 अप्रैल को, समिट इनका, यानी कि कल और परसों। ये सारे देश यहाँ पे आएंगे और इन देशों को मिलके कुछ मतलब जनता जो म्यांमार में जो रूल कर रही है मिलिट्री गवर्नमेंट, उसको कुछ सत्य बताने पड़ेंगे, कुछ सच उसको बताते शुड करने लगे, ठीक है। ये मोटा मोटा मीनिंग है इसका। अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। द 7.7 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक इन म्यांमार हैज़ डिस्ट्रॉयड सिटीज़ एंड टाउनशिप्स एंड टेकन ए हैवी ह्यूमन टोल। अब अगर आपको मुझे समझ में आ रहा है, अभी आपको ये समझ में आता तो आप इसको सर्च करिए, ठीक है, इसका मतलब पता करिए कि क्या होता है, फिर आगे बढ़िए। हैवी ह्यूमन टोल मतलब कि like I'm not able to tell you in Hindi what it exactly mean, but I hope you get a feel that it has like ऐसा बोलते ना, this thing has taken a mental toll on my mental health, ऐसा कुछ बोलते ना, तो हैवी ह्यूमन टोल मतलब दिक्कत वाली बात है यहाँ पे कि कुछ परेशानियाँ कर दी गई हैं उनके ऊपर, लाइक अर्थक्वेक ने काफ़ी नुकसान किया है ह्यूमन लाइफ के ऊपर, ऐसा कुछ आप समझ रहे हो। आई एम नॉट एबल टू एक्सप्रेस इट क्लियरली, बट आई होप यू गेट अ फील। द हिस्टोरिक सिटी ऑफ मैंडेले, अब ये एक सिटी है, ठीक है। द एपिसेंटर ऑफ क्वेक हैज़ बिन डिवेस्टेटेड, ये एक सिटी है, हिस्टोरिक सिटी है मैंडेले, जहाँ से अर्थक्वेक का जो एपिसेंटर था वो यहीं था और ये ख़त्म हो चुका है। मैं हिंदी में एक्सप्लेन करने के फेवर में बिल्कुल नहीं हूँ, तो मैं आपसे अब मैं हिंदी में एक्सप्लेन नहीं करूँगा कि क्या है, ठीक है, तो मैं इंग्लिश में एक्सप्लेन करूँगा। द टावरिंग येबेंडन ब्रिज ओवर द ब्रॉड शीट ऑफ इरवाडी रिवर इज़ ब्रोकन।
नाउ इट इज़ जस्ट एक्सप्लेनिंग कि क्या किया अर्थक्वेक ने. साउथ ऑफ मैंडले द कैपिटल, मैंडले के लाइक देयर इज अ कैपिटल नाये पैड वटेवर इट इज़, द प्राइड ऑफ जनता, आई मीन जो मिलिट्री गवर्नमेंट है, इट्स हिज प्राइड, with its shimmering 8 to 20 lane roads has not been spared either. मीन्स उसको भी नहीं छोड़ा गया है एंड डिवेस्टेशन कॉज की अर्थक्वेक ने. द कंट्रोल टावर कोलैप्स्ड एट द इंटरनेशनल एयरपोर्ट, द क्लोजर टू द एरियाज ऑफ मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन, हिंडरिंग रेस्क्यू एंड एड एफर्ट्स. अगर आप समझ पा रहे हो तो ही आपको आगे बढ़ना है, वरना आपको वहीं पर रुक जाना है. कंट्रोल टावर कोलैप्स हो चुका है इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, जो कि सबसे क्लोज था एरियाज ऑफ द मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन के, जो कि उसको भी कोलैप्स हो गया है वो भी, जिसकी वजह से रेस्क्यू और एड एफर्ट्स में दिक्कतें आ रही हैं. हिंडरिंग मतलब दिक्कतें, रेजिस्टेंस. ठीक है. द जनता हैज़ पुट आउट द डेथ टोल ऑफ 1600. जनता इज अगेन इट इज़ अ मिलिट्री गवर्नमेंट ऑफ म्यांमार, राइट. इट्स अ वर्ड यूज्ड फॉर फोर्सफुल मिलिट्री गवर्नमेंट, जो मिलिट्री कंट्रोल जो होता है उसके लिए. तो म्यांमार आपको पता है सिविल वॉर में 4 साल से वहाँ पे मिलिट्री टेक ओवर कर लिया है, और कुछ एरियाज़ में टोटल वहाँ पे सब ख़त्म हो चुका है. ट्रेजेडी चल रही है वहाँ पे. कुछ मतलब मिलिट्री कंट्रोल कर रही है, और कुछ जगह पे कुछ और लोगों का भी कंट्रोल है. सो द जनता हैज़ ब्रॉट द टोटल ऑफ 1600 with 3000 or more injured. The true extent of casualties, the destruction and the humanitarian crisis may take weeks if not months to emerge. अभी तो इतना ही पुट किया है कि 1600 की डेथ हुई और 3000 और इससे ज़्यादा इंजर्ड है, लेकिन असलियत में कितना है कैजुअलिटीज़ और डिस्ट्रक्शन और कितना ज़्यादा डैमेज हुआ है वो तो शायद हफ्तों में, महीनों में नहीं तो कम से कम हफ्तों में आएगा सामने. दिस इज़ द मीनिंग. ठीक है. अब नेक्स्ट, इतना पढ़ा आपने. अब नेक्स्ट, अगर आपको ये क्लियर है तो ही आप आगे बढ़िए. द ह्यूमैनिटेरियन इमरजेंसी कैन ओनली डीपन म्यांमार्स अदर क्राइसिस ऑनगोइंग सिंस द 2021 मिलिट्री कूप. अब आगे कैसे समझ में आ रहा है. म्यांमार हैज़ बीन इन अ स्टेट ऑफ सिविल वॉर फॉर ओवर 4 years बिकॉज पीपल रिफ्यूज टू सरेंडर टू मिलिट्रीज पावर ग्रैब. मिलिट्री ने 2021 में मिलिट्री कूप किया. वहाँ के इलेक्शंस जो हुए थे उनको पार्लियामेंट्रियंस जो इलेक्ट हुए थे पार्लियामेंट में लोग, उनको भगाया, खुद टेक ओवर कर लिया. ठीक है. और लोगों ने मना कर दिया कि भाई ऐसा नहीं चलेगा, तो वहाँ पे सिविल वॉर चल चुकी है. लोग मिलिट्री के खिलाफ है, मिलिट्री ज़बरदस्ती अपना फोर्सफुली कंट्रोल जमा के बैठी हुई है. लेकिन सिविलियन पीपल्स डिफेंस फोर्सेस पीडीएफ्स कंट्रोल स्वैथ्स ऑफ टेरिटरीज, मतलब स्वैथ्स ऑफ टेरिटरी. अब आपको इसका मतलब नहीं पता, आप सर्च करेंगे. ठीक है, सर्च करके पता करेंगे. कहने का मतलब है कि यहाँ पे पीपल्स डिफेंस फोर्सेस इट्स मे बी अ पॉलिटिकल पार्टी और अ पार्टी जो कि कंट्रोल करती है कुछ टेरिटरीज को. सेवरल एथनिक आर्म्ड ग्रुप्स विद देयर ओन इंटरेस्ट जॉइंड इन ऑन द साइड ऑफ द पीपल. अब इसमें कुछ और लोग भी कूद पड़े, कुछ और आर्म्ड ग्रुप्स भी कूद पड़े. टोटल केओस है वहाँ पे. द पीडीएफ्स आर द डिक्लेयर्ड आर्म्ड विंग ऑफ द नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट. देखो सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझना बहुत ज़रूरी है. द पीडीएफ्स आर द डिक्लेयर्ड आर्म्ड विंग ऑफ द नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट NUG. पीडीएफ इसका आर्म्ड विंग है. ठीक है. NUG एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका आर्म्ड विंग. आर्म्ड विंग मतलब द विंग और द डिपार्टमेंट विच हैज़ आर्म्स लाइक वेपन्स. अब ये NUG क्या है ये आगे एक्सप्लेन किया है, कोमा के बाद ये एक्सप्लेन किया आगे. अब पैरेलल, अब इसको कुछ लोग ऐसे पढ़ेंगे. द पीडीएफ ज़्यादा डिक्लेयर आर्मी ऑफ NUG अब पैरेलल डिस्पेंसेशन सेटअप एग्जाइल ऑफ हंड्रेड्स ऑफ परमानेंट इलेक्टेड. अब उन लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है यहाँ पे. रुको, समझो इसको. A parallel dispensation set up in the exile by hundreds of parliamentarians elected in 2021 but preempted by the coup from taking their places in the parliament. What is NUG? एक पैरेलल एक फॉर्म ऑफ एक पैरेलल गवर्नमेंट या कुछ ऐसा बनाया उन्होंने. किसने? हंड्रेड्स ऑफ पार्लियामेंटेरियंस ने. एग्जाइल में है वो लोग, कंट्री में ही नहीं है वो, बट वो बाहर से बैठ के इन्होंने एक NUG बनाई हुई है. उसी का आर्म्ड ग्रुप क्या है? PDF है. ठीक है. बट वो जब इलेक्ट हुए थे तो ये कौन थे NUG जिन्होंने बनाई है? ये वो पार्लियामेंटेरियंस हैं जिनको मिलिट्री ने भगा दिया. इलेक्शंस हुए, वो जीते, बट उनको जगह नहीं लेनी थी पार्लियामेंट में. उसके पहले उनको टाटा बाबा करके उनको भगा दिया. द जनता's chosen means of retaliation to retain its increasingly fragile hold is aerial bombardment of national villages. अब जो जनता है, मतलब जनता मतलब मिलिट्री
जो मिलिट्री वहाँ पे कंट्रोल कर रही है उसको रिटेलिएशन का सामना करना पड़ता है, और उसका वो क्या जवाब देती है कि बस वो एरियल बॉम्बिंग करती है टाउनशिप एंड विलेजेस की, मतलब एयर स्ट्राइक्स, एयरप्लेन से बॉम्बार्डमेंट करती है टाउनशिप्स और विलेजेस की रिटेलिएट करने के लिए लोगों को, जो लोग विरोध करते हैं मिलिट्री का। दिस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रूएलिटी ऑफ द जनता हैज़ कम टू द फोर अगेन, मतलब ये फिर से सामने आई है, फिर से मुद्दा बना है एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रूएलिटी। मतलब on March 28, when the disaster struck, the junta reportedly carried out air raids in several quick-hit areas, including the Saigon, in the northern Shan and in the area south along the Thai border. The NUG claims that till March 31, the junta carried out 20 attacks aerially and with artillery in which 12 people were killed. मुझे समझ में आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं मुझे नहीं पता। इसका मतलब होता है हवा, लाइक एयर बॉम्बिंग्स थ्रू एयर। आर्टिलरी पता है आपको, आर्मी टैंक्स वाली या जो फायरिंग करती है, ठीक है, आर्टिलरी इसको बोलते हैं। तो एनयूजी वही है अपनी, जो पार्लियामेंटेरियंस ने बनाई है, पैरेलल चल रही है, ठीक है। उसने क्लेम किया है कि जनता जो कि मिलिट्री की वहाँ पे ज़बरदस्ती कब्जा करके बैठी हुई है, मिलिट्री गवर्नमेंट, उसने 20 अटैक्स किए हैं हवा में भी और आर्टिलरी के थ्रू भी, जिसमें 12 लोग मर गए हैं। अच्छा, अब देखो सबसे अच्छा पैराग्राफ ये है, द कैपेसिटी ऑफ द जनता टू इन्फ्लिक्ट सफरिंग ऑन द पीपल दे क्लेम टू रिप्रेजेंट इज रेमिसेंट ऑफ द कंडक्ट ऑफ अ प्रीवियस मिलिट्री रिजाइम इन म्यांमार। देखो मतलब समझना इसका बहुत ज़रूरी है, क्या इसका मतलब समझना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ तो मैं बता रहा हूँ, बट आपको कौन बताएगा? तो आप क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे, चैट जीपीटी पे जाएंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे कोड 111 या जो भी है। कोड 111 मेरा पर्सनलाइज्ड कोड है, जो कि मैंने चैट जीपीटी को दिया हुआ है, कि इसको मैंने बोला कि इसको अपनी मेमोरी में सेव कर लेना, और जब भी मैं कोड 111 यूज़ करूँ तो तू समझ आना कि मुझे क्या चाहिए। मुझे चाहिए इसका स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन ईजी लैंग्वेज में। आप इसको अच्छे से पता कि मुझे क्या चाहिए। मैंने यहाँ पे कॉपी किया, कोड 111 लिखा, मैं सेंड कर दूँगा, ठीक है। तो ये मुझे बताता, अब देखो, द कैपेसिटी ऑफ द जनता टू इन्फ्लिक्ट सफरिंग ऑन द पीपल दे क्लेम टू रिप्रेजेंट इज रेमिसेंट ऑफ द कंडक्ट ऑफ अ प्रीवियस मिलिट्री रिजाइम इन म्यांमार। ये ओरिजिनल सेंटेंस है एज इट इज़, इसको पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। अब आते हैं यहाँ पे ब्रेक डाउन, मेन आइडिया। द जनता ब्रैकेट में मिलिट्री गवर्नमेंट हैज़ द एबिलिटी टू कॉज हार्म टू द पीपल दे से दे रिप्रेजेंट। सपोर्टिंग डिटेल, दिस बिहेवियर इज सिमिलर टू दैट ऑफ एन अर्लियर मिलिट्री रिजाइम इन म्यांमार। की फ्रेजेस, कैपेसिटी टू इन्फ्लिक्ट सफरिंग मीन्स द एबिलिटी टू कॉज हार्म और हार्डशिप। जनता क्या होती है? मिलिट्री लेड गवर्नमेंट होती है। रेमिसेंट ऑफ, रिमाइंड्स ऑफ और सिमिलर टू, ठीक है, प्रीवियस मिलिट्री एंड अर्लियर मिलिट्री गवर्नमेंट। अब देखो सिंप्लीफाइड वर्जन पढ़ो, सबसे अच्छा ये होता है। जब आपने ये सब पढ़ लिया, अब आप यहाँ पे पढ़ो, इसका आपको सब पता लग जाएगा कि क्या जा रहा है। द मिलिट्री गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू हार्म पीपल दे क्लेम टू सर्व जस्ट लाइक अ पास्ट मिलिट्री रिजाइम इन म्यांमार। मतलब जैसे एक पिछला भी रिजाइम था म्यांमार में मिलिट्री, वैसे ये वाला भी क्या कर रहा है कि उन्हीं लोगों को जिनको रिप्रेजेंट करने की बातें करते हैं, उन्हीं लोगों को ये क्या कर रहा है, हार्म कर रहा है, राइट। तो आपको यही करना है। अब आपको एक पूरा पैराग्राफ समझ में ना आए तो आपको उसको पूरे को कॉपी करके कोड 111 डालना है। कोड 111 का प्रॉम्प्ट मैं आपको दे दूंगा, नहीं तो यू कैन टेल मी, आई विल प्रोवाइड यू विद द प्रॉम्प्ट। वो आप चैट जीपीटी में जाइए, उसको पेस्ट करके बोल दीजिए, दैट्स इट। आपको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है उसको। अब जब भी फिर आप कोई भी नई चैट खोलेंगे, कोड 111 जब भी आप डालेंगे, हमेशा वो आपको आंसर देगा, ठीक है। आप कोई भी नया चैट खोलेंगे, तब भी आप यहाँ पे भी डालेंगे तो भी वो बोलेगा। अब मैं इसको पूछूँ व्हाट इज़ कोड 111, गिव मी प्रॉम्प्ट टू शेयर। ठीक है, तो इसने मेरे को बता दिया, तो आप इसको कॉपी कर सकते हैं यहाँ से, एंड या फिर मैं अलग से भी आपको प्रोवाइड दे दूँगा। ये मैंने इसको पहले से दिया हुआ था, ठीक है। ओके, सो ऐसे ही आपको रीड करना है ये सारा, और ये बहुत अच्छा पैसेज है, लाइक आर्टिकल है। जब आप ऐसे आर्टिकल, अब देखो इसमें बहुत ही फोकस्ड रीडिंग चाहिए, बहुत ही फोकस्ड, लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड, पैराग्राफ बाय पैराग्राफ, ठीक है। इन 2008 व्हेन साइक्लोन नरगिस टोर इनटू म्यांमार, टोर इनटू में मतलब तबाही अंदर, मतलब ठीक है, डिस्ट्रॉइंग एवरीथिंग इन इट्स पाथ एंड किलिंग क्लोज टू 85,000 पीपल, द जनता, पहले भी जनता इज अ
कॉमन वर्ड, इट्स नॉट समथिंग कि जो अभी की गवर्नमेंट उसका हम जानता है। जनता कोई भी मिलिट्री गवर्नमेंट है जो पहले भी थी यहाँ पे, उस टाइम पे जो थी उसने क्या किया था, देन लेड बाय सीनियर जनरल थाने शेव डाइवर्टेड क्रिटिकल रिसोर्सेज टू होल्ड अ शॉटगन रेफरेंडम। शॉटगन रेफरेंडम क्या होता है, मतलब शॉटगन इज ज़बरदस्ती मतलब किसी के माथे पे बंदूक रख के आप बात मनवा रहे हो, यहाँ पे ये कहना चाह रहा है ये, ठीक है। फॉर ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन दैट द रिजाइम हैड ड्रॉन अप गिविंग इटसेल्फ अ डोमिनेटरी एक्टिव गवर्नमेंट। देखो पहले क्या होता कि पहले जब साइक्लोन नरगिस आया था 2008 में, जब आया था तो उसने 85,000 लोगों को मारा था। तो उस टाइम पे जो जनता थी, उस टाइम की जनता जो थी, जो कि कौन लीड कर रहे थे, ये वाले जनरल जिनका नाम था थाने शिवे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्रिटिकल रिसोर्सेज को डाइवर्ट कर दिया ताकि नेगोशिएशन करने के लिए कि जो एक मतलब जो वहाँ की इलेक्टेड गवर्नमेंट भी थी उसके ऊपर कि भाई हम तो तभी हेल्प करेंगे, या हमारी आर्मी जो है वो तभी हेल्प करेगी जब आप कॉन्स्टिट्यूशन में ये अमेंडमेंट करोगे और हमको कुछ डोमिनेंट रोल मिलेगा कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड गवर्नमेंट में। तो उस टाइम पे कि जनता ने ये किया, मतलब उन्होंने फोकस नहीं किया कि साइक्लोन के ऊपर, उन्होंने बल्कि उस मौके का फ़ायदा उठाया। सरकार जो वहाँ की इलेक्टेड सरकार थी उससे बात मनवाने के लिए कि आर्मी का एक डोमिनेंट पोजीशन, आप कॉन्स्टिट्यूशनली हमको वो पावर दे दो कि, तो फिर इस तरह से उन्होंने इस चीज़ का यूज़ किया, गलत यूज़ किया। द सेविंग ग्रेस दिस टाइम इज दैट द जनता, अवेयर ऑफ इट्स ओन लिमिटेशन एंड इट्स लैक ऑफ एक्सेस टू मैनी एरियाज, रिक्वेस्टेड इंटरनेशनल असिस्टेंस स्ट्रेट अवे। इस बार बस ये है कि इस बार थोड़ी सी अच्छी बात यह है कि इस बार की जनता को अपनी लिमिटेशंस पता है और कुछ एरियाज में उसका कंट्रोल भी नहीं है, तो उसने रिक्वेस्ट किया इंटरनेशनल असिस्टेंस स्ट्रेट अवे, तुरंत। इंडिया उनमें से एक है जिसने काफ़ी तुरंत स्विफ्टली रिस्पॉन्स किया है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ एक्चुअली हैपनिंग हियर। रीडिंग ऐसे करते हैं फोकस्ड वे में, ठीक है। बट साइक्लोन नरगिस वॉज ऑल्सो टिपिंग पॉइंट। अब देखो यही टाइटल था इसका कि टिपिंग पॉइंट। अब ये बता रहा है कि क्या ये क्यों ऐसा कहा था। अ वर्ल्ड शॉक्ड बाय द carelessness of the regime put pressure on the junta to permit international aid workers from the UN other agencies, which it did on realizing that it had no capacity to rebuild the country and that people were getting restive. Tipping point वो क्यों था? Because अब देखो, अब आपको ये समझ नहीं आया, कॉपी करो इसको। Main idea. The international community, shocked by the harshness of the ruling regime, pressured the government to allow foreign aid workers to help. So, following detail, the regime initially resisted but later agreed when it realized that it could not rebuild the country on its own and that public unrest was growing. Key phrases. A world shocked by this of the regime closeness. The global community was disrupted by the cruelty of the government, put pressure on the junta to permit national workers. The world forced the military government to allow foreign humanitarian workers, which it did on realizing that it had no capacity to rebuild the country and that people were getting restive. The junta finally agreed because it lacked resources to rebuild and feared rising public dissatisfaction. अब ये पढ़ो, सबसे बेस्ट ये होता है, the world shocked by the regime's cruelty pressured the government to allow foreign workers. The government eventually agreed when it realized it could not rebuild the country alone and that people were getting restless. A world shocked by the closeness, मतलब दुनिया शॉक थी कि भैया ये इतनी क्रुएल्टी कर रही है, तो फिर पूरा दुनिया ने, सब लोगों ने, बाकी कंट्रीज़ ने जनता को प्रेशराइज़ किया कि बाहर के फॉरेन एड वर्कर्स को अलाउ करो, और यूएन ने भी और बाकी एजेंसीज ने भी, और जनता ने किया भी वो, जब उसको रियलाइज़ हुआ कि इसके पास इतनी इसकी औकात नहीं है कि ये खुद से दवाई जो नरगिस ने किया है, जो इंफ्रा से डिस्ट्रॉय किया है, उसको खुद रिबिल्ड कर ले, और पीपल भी नाराज़ हो रहे हैं, लोगों पे भी नाराज़गी, गुस्सा है। इट वॉज इन द इकोनॉमिक एंड ह्यूमैनिटेरियन स्ट्रगल्स आफ्टर नरगिस दैट द जनता बिगिन लूजिंग इट्स ग्रिप ऑफ द कंट्री। इसके बाद क्या हुआ, टिपिंग पॉइंट क्यों था? बिकॉज इसके बाद ही जो ये जनता थी, मतलब उस टाइम की 2008 वाली, इसकी ना पकड़ छूटने लग गई थी देश के ऊपर। आंग सैंग सू की was released 2 years later and after several calibrated steps in which the Barack Obama administration played a key role, the country had its first full election. अब
उसकी पकड़ छूटने लग गई थी 2008 में जो साइक्लोन आया था। 2 साल बाद क्या हुआ, एक लीडर थे, होंगे कोई ये, इनको 2 साल बाद छोड़ा गया था प्रेजेंट से, और इसमें काफ़ी कैलिब्रेटेड स्टेप्स, मतलब काफ़ी एक तरह से इसको क्या बोलते हैं कि संभल के, मतलब अच्छे से किसी चीज़ को लाइक कैलिब्रेटेड, ठीक है। इसमें क्या था कि इसमें बराक ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन जो थी, इसने काफ़ी एक की रोल प्ले किया था। उसके 2 साल बाद, मतलब 2 साल बाद जब इनको रिलीज़ किया गया, तो फिर कंट्री में फुल इलेक्शंस हुए। सूकीज नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी वॉन, उनकी पार्टी जीती, बट हैड टू फॉर्म अ हाइब्रिड सिविलियन मिलिट्री गवर्नमेंट। बट पकड़ छूट रही थी, बट इतनी भी नहीं छूट रही थी, इलेक्शंस तो हुए वहाँ पर, बट फिर भी एक हाइब्रिड का कुछ सिविलियन मिलिट्री काइंड ऑफ गवर्नमेंट उन्होंने बनाई, ठीक है। और ये एक्सपेरिमेंट क्या हुआ, कोलैप्स कर गया 2021 में, कि वो हाइब्रिड वाली चली नहीं, फिर से मिलिट्री ने कब्जा मार लिया। अब 2021 यानी कि 4 साल पहले। कुड द क्वैक बी द न्यू टिपिंग पॉइंट टू रिस्टोर पीस एंड रिबूट द रूडली इंटरप्टेड डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन? अब एक ऑथर ये पूछ रहा है कि क्या अब जो फिर से ये अर्थक्वेक आया है, जैसे 2008 में नरगिस आया था, उसके बाद जनता की पकड़ छूटी, जनता मतलब मिलिट्री की पकड़ छूटी, तो उसको लीडर को रिलीज़ करना पड़ा। उसके बाद बाकी कंट्री स्पेशली अमेरिका ने उसमें उस चीज़ की हेल्प हुई, फिर वहाँ पे इलेक्शंस हुए, एक हाइब्रिड का कुछ अलायंस, हाइब्रिड कुछ गवर्नमेंट बनी जिसमें इलेक्टेड भी थी, मिलिट्री की भी थी, ऐसा कुछ हुआ, तो कुछ एक चेंज आया, ठीक है, नरगिस साइक्लोन के बाद। हालांकि 2021 में कोलैप्स हो गया, फिर से मिलिट्री ने कब्जा कर लिया, बट अब फिर से कुछ आया है जिसका जो अर्थक्वेक है ये आया है। अब क्या ये वैसा ही कुछ हो सकता है क्या, ये हमसे पूछा जा रहा है ऑथर। Over the last 4 years, neither Asian nor any other country has been able to persuade जनता to draw back from its hardline stance against pro-democracy groups. पिछले 4 सालों में कोई भी, ना तो एशियन कंट्रीज, ये एक कंट्रीज होते हैं, ठीक है, इसको आप देख लेना कि कौन से ग्रुप होते हैं, नोर कोई भी और दूसरी कंट्री जनता को मना नहीं पाया है कि भाई आप अपना इतना प्रो डेमोक्रेसी के खिलाफ मत जाओ, विड्रॉ कर लो, बट वो नहीं, उनको कोई मना ही नहीं पा रहा है। द मिलिट्री स्टेलमेट इन म्यांमार हैज़ बिन पनिशिंग फॉर सिविलियंस, बट इसमें जो दिमाग ख़राब हो रहा है वो वहाँ की जनता, मतलब वहाँ की एक्चुअल जनता, एक्चुअल लोगों का हो रहा है। अर्थक्वेक हैज़ फर्दर एक्सपोज द जनताज कैपेबिलिटीज़, इस अर्थक्वेक ने और एक्सपोज कर दिया है जनता की कैपेबिलिटीज़ की, उनके मतलब अब लोग और डिससेटिस्फाई होंगे और उनमें गुस्सा आएगा। When Prime Minister Narendra Modi flies to Bangkok for the BIMSTEC Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation Summit on April 3 and 4, he and other leaders have the opportunity to make this quick another Nargis moment in Myanmar's political evolution. अब जब पीएम मोदी जी जाएंगे हमारे 3 और 4 अप्रैल को, और बाकी लीडर्स जो कि BIMSTEC के बाकी लीडर्स, उनके पास ये अपॉर्चुनिटी है इस अर्थक्वेक को अनदर नरगिस मूवमेंट बनाने की। दिस विल बी द ग्रुपिंग्स फर्स्ट इन पर्सन समिट सिंस 2018। ये पहला हो रहा है 2018 के बाद से फर्स्ट टाइम इन पर्सन, मतलब पहले हुआ होगा, वर्चुअली हुआ होगा पहले, ठीक है। विद थाईलैंड ऑल्सो रेटल्ड बाय द अर्थक्वेक, सेइंग दैट द समिट विल बी हेल्ड एज शेड्यूल्ड। BIMSTEC comprises Bangladesh, Bhutan, India, Myanmar, Nepal, Sri Lanka and Thailand. For years, India has pushed the idea that BIMSTEC, a grouping without Pakistan, is a more viable regional platform than SARC. देखो SARC में क्या है, पाकिस्तान है, ठीक है। अब इंडिया BIMSTEC के फेवर में इसलिए क्योंकि पाकिस्तान के साथ उसकी इंडिया, आप जानते हो इंडिया पाकिस्तान रिलेशन कैसे हैं, तो इंडिया ने ये आइडिया पुश किया कि देखो BIMSTEC जो है ना वो ज़्यादा बेटर है रीजनल कोऑपरेशन के लिए, मतलब SARC से। बांग्लादेश यूज्ड टू बी की एलाई ऑफ इंडिया इन BIMSTEC, बांग्लादेश इंडिया, मतलब बांग्लादेश तो है ही इसका पार्ट, सो इट यूज्ड टू बी हमारा एक अच्छा दोस्त था बांग्लादेश, यूज्ड टू बी, ठीक है। शेख हसीनाज आउटस्टर, आपको पता है वहाँ पे क्या हुआ था अभी, द दिल्ली ढाका ऑन द रॉक्स। तो जब से वो उनको मतलब हुआ है ये, उसके बाद से दिल्ली ढाका का रिलेशंस इट हैज़ गॉन फॉर अ टॉस, मतलब ख़राब हो गया थोड़ा सा। सिंस द 2022 वर्चुअली हेल्ड समिट, वर्चुअली 2022 में हुआ था BIMSTEC, श्रीलंका टू हैज़ बीन थ्रू इट्स कैथारसिस एंड इज़ नाउ अ नॉन अननोन फॉर इंडिया। अब इसका मतलब नहीं पता आपको, देखो किसी वर्ड का भी मीनिंग नहीं पता तो आप वो तुरंत सर्च कर सकते हो, बट अगर पूरा ही समझ में नहीं आ रहा है, लाइन स्ट्रक्चर ही समझ में नहीं आया कि क्या बोल गया भाई यहाँ पे, तो फिर आप पूरा कॉपी करके यहाँ पे जाके पेस्ट करो, कोड 1 डालो। अब मेरे को सिर्फ अगर ये सर्च करना है तो मैं उसको सेलेक्ट करके जस्ट मैं सर्च कर दूँगा पर्जिंग ऑफ इमोशंस और रिलीविंग ऑफ इमोशनल टेंशंस, ठीक है। तो श्रीलंका का कुछ समझ में नहीं आ रहा है, नाउ इज़ अ नॉन अननोन फॉर इंडिया, मतलब अभी पता नहीं क्या रिलेशन इंडिया और श्रीलंका का भी थोड़ा सा पता नहीं है अभी, है ना, मतलब अजीब ही है। तो इन नेपाल PM KP शर्मा ओली हैज़ अक्यूज इंडिया ऑफ फैनिंग प्रो मोनार्ची प्रोटेस्ट इन द कंट्री।
फैनिंग जैसा आप समझते हो किसी को पंखा करना, मतलब पहले पंखे कैसे होते थे वो हाथ वाले, तो वैसे कि मतलब इंडिया को अक्यूज़ किया है कि भाई आप अभी आपको पता है नेपाल में क्या चल रहा है, आप वहाँ पे ना प्रोटेस्ट हो रहे हैं हिंदू मेजोरिटी कंट्री बनाने के लिए, प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग। पहले वही था वहाँ पे, हिंदू मोनार्ची थी वहाँ पे, डेमोक्रेसी थी, तो इन्होंने कहा है कि इंडिया करवा रहे हैं सारे प्रोटेस्ट हमारे देश में। अब दिस मीन्स दैट बिम्स्टेक इज़ नो लॉन्गर द सेम ग्रुप ऑफ नेशंस। अब देखो क्या हो रहा है ना कि म्यांमार में तो दिक्कत चली रही है, बांग्लादेश के में शेख हसीना बाहर चली गई हैं, नए जो आए वहाँ पे यूनुस, उनके साथ हमारे रिश्ते ख़राब हैं ही, तो वो भी, श्रीलंका भी अजीब सही हाल है, और नेपाल भी अक्यूज़ कर रहे हैं। तो जब ये जो देश है ये आपस में ही मतलब थोड़ा ऐसा चल रहा है कि स्टेबिलिटी नहीं है, तो ये ग्रुप वैसा नहीं है जो पहले हुआ करता था। दिस मीन्स दैट बिम्स्टेक इज़ नो लॉन्गर द सेम ग्रुप ऑफ नेशंस हुज लीडर्स गैदर्ड फॉर अ रिट्रीट इन गोवा होस्टेड बाय पीएम मोदी इन 2016 एंड फ्रॉम वेयर दिल्ली थम्प्ड इट्स नोज एट इस्लामाबाद एंड सार्क। तो ये अब वैसा नहीं रहा जो 2016 में जब बिम्स्टेक के सारे लीडर्स को गोवा में होस्ट किया था हमारे पीएम मोदी ने 2016 में। अब ये वैसा नहीं रहा क्योंकि इसमें खट्टा मीठा आप चीज़ें आ चुकी हैं कि अजीब सी माहौल है हर देश का, हमारे साथ रिश्ते उतने ठीक नहीं हैं जितने उस टाइम पे इतने बढ़िया थे। जहाँ से 2016 में इंडिया ने क्या किया था, मतलब एक तरह से नाक दिखाई थी इस्लामाबाद और सार्क को, ठीक है, इस्लामाबाद मतलब पाकिस्तान को और सार्क को। इन द चेंज सर्कमस्टेंसेस बिम्स्टेक रन्स द रिस्क ऑफ बिकमिंग अनदर सार्क। सार्क एक ऐसा है, ये एक फेल्ड ऑर्गेनाइजेशन है। क्यों? क्योंकि इंडिया पाकिस्तान इसमें दोनों हैं, और ये दोनों देश इसमें हैं, तो ये कभी भी अच्छी बातें अच्छा डिसीजंस ले ही नहीं पाते हैं। अब ये ऑथर जो हमारा जिन्होंने ये लिखा है, निरुपमा सुब्रमण्यम ने, ये कह रहे हैं कि बिम्स्टेक भी रन द रिस्क ऑफ बिकमिंग अनदर सार्क, मतलब बिम्स्टेक का भी रिस्क है कि वो भी अनदर लाइक सार्क बन जाए, हाईजेक्ड बाय इंडिया बांग्लादेश हॉस्टिलिटी जस्ट एज सार्क वॉज हेल्ड हॉस्टेज बाय इंडिया पाकिस्तान फ्यूड्स। मतलब ऐसे सार्क एक अच्छा एक फेल्ड एक सक्सेसफुल नहीं बन पाया एक ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज ऑफ इंडिया पाकिस्तान के रिश्ते, कहीं इंडिया बांग्लादेश की हॉस्टिलिटी की वजह से ये बिम्स्टेक भी एक अनदर सार्क ही ना बन के रह जाए। इट्स अ मोमेंट ऑफ ट्रूथ फॉर बिम्स्टेक को रियलाइज करना चाहिए। दिस समिट वुड बी मीनिंगफुल ओनली इफ इट वॉज अबाउट म्यांमार, नथिंग एल्स इज इंपॉर्टेंट। Since 2021, thousands of refugees have fled to border areas in Thailand and India. Thousands of refugees. म्यांमार की बात हो रही है यहाँ पे, म्यांमार के रिफ्यूजीज बॉर्डर एरियाज थाईलैंड और इंडिया में आ चुके हैं, वेयर ओनली मिज़ोरम वेलकम्स देम वार्मली। और इंडिया में केवल मिज़ोरम जो है वही उनको वेलकम करता है, क्योंकि एज मोस्ट अराइवल्स आर फ्रॉम चिन स्टेट। चिन स्टेट इज़ अब चिन चाइना नहीं है, चिन म्यांमार में एक ग्रुप है लोगों का जो कि सेम एथनिसिटी शेयर करते हैं पीपल ऑफ मिज़ोरम के जैसे। तो जैसे मिज़ोरम के लोग जैसे कल्चर वैसा है का, तो वैसे ही चिन स्टेट म्यांमार में करके एक स्टेट है, वहाँ के जो लोग हैं ये लोग मेल जुल खाते, तो मिज़ोरम के अलावा कोई भी स्टेट हमारे इंडिया में इनको वेलकम नहीं करता है। आफ्टर अ म्यांमार नेशनल डायड इन इम्फाल जेल रिसेंटली। अब देखो इम्फाल कहाँ है आपको पता होना चाहिए, आप इसको सर्च करो, क्योंकि अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाएगी ना, आपका क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है कि वो बोलेगा कि वाई डू प्रिजनर्स वांट टू स्विच टू मिज़ोरम, या फिर कुछ भी बोलो, आपको ये पता कि इम्फाल मिज़ोरम में है कि कहाँ है। कई बच्चे सोचते हैं इम्फाल तो मिज़ोरम में ही है, तो आप कन्फ्यूज नहीं हो जाओगे कि आफ्टर अ म्यांमार नेशनल डायड इन इम्फाल रिसेंटली अदर प्रिजनर्स देयर वांट टू शिफ्ट टू बी मिज़ोरम। तो इम्फाल मणिपुर में है, मणिपुर में भी जेल है, उसमें एक नेशनल म्यांमार का मर गया था, उसके बाद जो बाकी प्रिजनर्स थे इम्फाल के, उन्होंने कहा कि देखो हमें मिज़ोरम में शिफ्ट कर दो, उनको लग रहा है होपिंग दैट दे वुड गेट बेटर ट्रीटमेंट एंड एक्सेस टू मेडिकल फैसिलिटीज देयर। तो उनको ऐसा लग रहा है कि मतलब वहाँ पर उनको ज़्यादा सेफ और सिक्योरिटी मिलेगी मिज़ोरम की जेल्स में, हमें यहाँ से उठा के शिफ्ट कर दो। ये क्या दर्शा रहा है यहाँ पे कि मिज़ोरम के अलावा बाकी सब इंडिया के स्टेट्स हैं उनको वेलकम नहीं करते हैं, इवन जेल्स में भी अच्छी ट्रीटमेंट नहीं मिलती है उनको, एंड जेल्स में भी एक बंदा तो मर ही गया है। बांग्लादेश होस्ट नियरली 1 मिलियन रोहिंग्या पीपल। रोहिंग्या क्या है आपको ये पता नहीं है कि रोहिंग्या क्या है, आपको बिल्कुल आगे नहीं बढ़ना जब तक, देखो आप बाकी चीज़ें रीड कर ही रहे हो, ठीक है, आप बाकी चीज़ें रीड कर रहे हो, ये चीज़ें आप रीड करो, नोवेल बुक आर्टिकल नहीं चाहिए, यहाँ पे आराम से करो, बट यहाँ पे आपको फोकस रीडिंग करनी है चाहे कितना ही टाइम लग जाए। रोहिंग्या क्या होते हैं? रोहिंग्या वो लोग हैं म्यांमार के, इनको बोलते हैं होमलेस पीपल। लाइक ये एक ऐसा
एक म्यांमार का एक स्टेट है, म्यांमार का एक देश है, उसके अंदर एक स्टेट है, उस स्टेट में ये लोग रहते थे। ये इस्लाम फॉलो करते हैं, बट इनका कोई कंट्री ही नहीं है पूरी दुनिया में। कंट्री लेस पीपल, दे हैव नो कंट्री, इनको कोई अपना घर ही नहीं है। म्यांमार में था, म्यांमार की जो मिलिट्री है वो इनको गोलियां मार के 2017 में मतलब लाखों लोगों को मार दिया था रोहिंग्या को, और आज तक मार ही रहे हैं। 2017 से लेके आज तक ये म्यांमार में यूँ मर ही रहे हैं। इसीलिए ये लोग भाग के दूसरे कंट्रीज़ में आते हैं, जैसे बांग्लादेश में आते हैं 10 लाख लोग, मतलब रोहिंग्या बांग्लादेश में, इंडिया में भी हैं। आप न्यूज़ देखते हो कि वेस्ट बंगाल में या रोहिंग्या नाम सुना होगा आपने इंडिया में। तो ये बेचारे ऐसे लोग हैं जिनको मारा जाता है म्यांमार में, इनका कोई अपना देश नहीं है, कोई इनका अपना घर नहीं है, और ये लोग यहाँ पे मतलब भटक रहे हैं रिफ्यूजीज बन के। द पॉइंट इज़ दैट व्हाट हैपन्स इन म्यांमार डज नॉट स्टे इन म्यांमार। म्यांमार में जो होता है वो सिर्फ म्यांमार में नहीं रहता। इंडिया शेयर्स अ 1643 किलोमीटर बॉर्डर फ्रॉम द इंडिया म्यांमार चाइना ट्रांजेक्शन इन अरुणाचल प्रदेश। मतलब अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे है, तो वहाँ से लेके 1643 किलोमीटर का बॉर्डर है इंडिया म्यांमार और बांग्लादेश मिज़ोरम, मतलब अरुणाचल प्रदेश से लेके मिज़ोरम के बीच में ये बॉर्डर लाया करता है। व्हेन इंडियाज political leaders blame the fires in Manipur on the cross-border influx, they ignore the failures of a chief minister who was permitted to preside over the troubles for nearly 2 years. इंडिया के पॉलिटिकल लीडर जब ब्लेम करते हैं कि देखो जो मणिपुर में हो रहा है, जो भी मणिपुर में आपको पता है क्या चल रहा है, चल रहा था या अभी भी चल रहा है शायद, तो वो ब्लेम करते हैं कि देखो क्रॉस बॉर्डर इन्फ्लक्स है, मतलब बॉर्डर के लोग यहाँ पे आ रहे हैं, वो सब तबाही कर रहे हैं। तो वो ये भूल जाते हैं कि उन्होंने मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्होंने एक ऐसे चीफ मिनिस्टर को परमिट किया 2 साल तक, फेलियर्स को उनके इग्नोर किया उस सीएम के, और उनको 2 साल तक अलाउ किया बैठे रहने के लिए। अभी उनको रिज़ाइन करवाया गया है। बीजेपी की सरकार है मणिपुर में, सेंटर में भी बीजेपी की सरकार है, तो सेंटर ने अलाउ किया कि उनको सीएम से उनको नहीं हटाया, ठीक है, सेंटर ने अब हटाया है। 2 साल तक वो रहे, 2 साल मणिपुर में जलता रहा और वो रहे वहाँ पे सीएम, उनको नहीं हटाया गया, अब हटाया। तो ये कह रहे हैं कि उसको ब्लेम करते हो, बट आप सीएम के फेलियर को भी भूल जाते हो जिसको आपने अलाउ किया 2 साल तक बैठने के लिए, आपने नहीं हटाया। बट दे ऑल्सो डिसरिगार्ड द रीजन मोर पीपल हैव क्रॉस्ड ओवर यूजिंग द फ्री मूवमेंट रिजाइम बिटवीन द 2 कंट्रीज, द अनरेस्ट एंड वायलेंट केओस ट्रिगर्ड बाय द मिलिट्री coup नेक्स्ट डोर। अब जो इसको दोबारा पढ़ो। When India's political leaders blame the fires in Manipur on the cross-border influx, they ignore the failures of a CM who was permitted to preside over the troubles for nearly 2 years. But they also disregard the reason more people have crossed over using the free movement regime between the 2 countries. अब इसको अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो फिर आप इसको कॉपी करो, पेस्ट करो। ये देखो, इसका मतलब होता है कि जो अभी लिखा था उसको एक्सप्लेन किया जाएगा। ये मतलब इंग्लिश में अगर आपको नहीं पता तो जब भी ये डैश दिखे, मतलब जो पहले चीज़ कही थी उसी को एक्सप्लेन किया जा रहा है। Some people ignore the real reason why more people are crossing the border freely. The increase in movement is due to the unrest caused by the military coup in the neighboring country. देखो मैं सीधा समझा दूँ। Some people ignore the fact that more people are crossing the border because of the chaos and violence caused by the military coup in the neighboring country. जब ये हमारे लीडर्स बोलते हैं कि मणिपुर का जो प्रॉब्लम है वो बिकॉज मणिपुर में इसलिए भी जल रहा है मणिपुर क्योंकि दूसरे देश के लोग यहाँ पे आ रहे हैं। हालांकि वो अपने सीएम को तो उन्होंने उसको तो फेलियर को इग्नोर किया ही उन्होंने, बट वो ऐसा बोलते हैं। बट वो इस चीज़ को भी इग्नोर करते हैं डैट क्यों वो क्रॉस कर रहे हैं, क्यों वो आ रहे हैं यहाँ पे। वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि भाई ये चल रहा है यहाँ पे, पड़ोसी देश में ये चल रहा है, मिलिट्री coup की वजह से वहाँ पे अनरेस्ट फैला पड़ा है, इसलिए वो लोग आ रहे हैं और वो इस रीज़न को इग्नोर कर देते हैं। तभी तो ये पॉइंट आया ना कि जो म्यांमार में होता है केवल म्यांमार में नहीं रहता है, उसका असर सब जगह पड़ता है, हमारे इंडिया में पड़ रहा है। तो जब हमारे देश के लीडर्स कहते हैं कि मणिपुर चल रहा है बिकॉज दूसरे कंट्रीज़ के लोग वहाँ पे आ रहे हैं, तो वो इस चीज़ को इग्नोर करते हैं कि क्यों आ रहे हैं, क्योंकि म्यांमार में ये सब हो रहा है इसलिए आ रहे हैं। तो अब ये हमारी ड्यूटी है ना कि अब जैसे बिम्स्टेक हो रहा है समिट, तो हम उसमें जोर दें कि भाई आप अपना हरकतें ठीक करो, वहाँ की मिलिट्री का सब बोला जाए। हाँ, ओके। इन द वेक ऑफ द अर्थक्वेक, मोर रिफ्यूजीज स्पेशली फ्रॉम द बैडली इफेक्टिंग Sejing will arrive at India's doorstep.
और अब तो अर्थक्वेक आ गया है, तो अब तो फिर यहाँ से और रिफ्यूजीज आएंगे, स्पेशली उन एरिया से जो बहुत ही ख़राब हालत हो चुके हैं एरिया के, तो वो आएंगे यहाँ पे। अ फाउंडिंग प्रिंसिपल ऑफ द ग्रुपिंग इज़ नॉन इंटरफेरेंस इन द पॉलिटिक्स ऑफ मेंबर्स। ठीक है, कौन सी ग्रुपिंग? बिम्स्टेक ग्रुपिंग। बिम्स्टेक ग्रुप का एक फाउंडिंग प्रिंसिपल ये है कि कोई भी मेंबर कंट्री किसी भी मेंबर कंट्री के पॉलिटिक्स में इंटरफेयर नहीं करेगा। बट इसका जो चार्टर है, मतलब एक डॉक्यूमेंट, ठीक है, वो ये कहता है कि वो होल्ड्स मेंबर्स टू द कमिटमेंट टू मेक बिम्स्टेक ए डायनेमिक, इफेक्टिव एंड रिजल्ट ओरिएंटेड रीजनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रमोटिंग अ पीसफुल, प्रॉस्परस एंड सस्टेनेबल बे ऑफ बंगाल रीजन थ्रू कलेक्टिव एफर्ट्स। हालांकि ये चीज़ है कि कोई भी मेंबर कंट्री किसी भी पॉलिटिक्स में इंटरव्यू नहीं करेगा, बट इसका जो चार्टर है वो मेंबर कंट्रीज़ को होल्ड करता है कमिटमेंट के लिए कि बिम्स्टेक को आपको एक डायनामिक, इफेक्टिव, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बनाना है, पीसफुल, प्रॉस्परस, सस्टेनेबल वे ऑफ बंगाल रीजन के लिए, ताकि रीजन में शांति रहे। ये हमारा दायित्व है, ये बिम्स्टेक में लिखा है। और अब वो टाइम आ चुका है कि वो ये किया जाना चाहिए जब 3 और 4 अप्रैल को सबमिट होगा। यहाँ पे ये ऑथर ये सब जो आपको समझाया जा रहा है वो क्यों समझाया जा रहा है, आप उस चीज़ को समझिए कि इतनी हिस्ट्री ज्योग्राफी क्यों बताई गई है म्यांमार की। इस तरह से आपको रीडिंग करनी है। सीनियर जनरल मिन ओंग ह्यांग एक्सपेक्टेड टू अटेंड द समिट। ये म्यांमार के जनरल हैं जो इस जनता गवर्नमेंट को लीड कर रहे हैं। नीड्स टू हियर सम होम ट्रूथ्स फ्रॉम बिम्स्टेक पार्टनर्स, कि इनको कुछ सत्य, कटु सत्य इनको सुनने पड़ेंगे बिम्स्टेक मेंबर से जब ये समिट होगा, और सुनने चाहिए। ऑथर यहाँ पे ये कह रहे हैं, और वो सत्य क्या है? वो ये है, म्यांमार इज़ नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द पीस ऑफ द रीजन। बिम्स्टेक का क्या है? बिम्स्टेक क्यों है? इसीलिए है ना कि ये हो, बट बिम्स्टेक क्या है? म्यांमार इज़ नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द पीस ऑफ द रीजन, इट इज़ इनफैक्ट द बिगेस्ट सोर्स ऑफ इंस्टेबिलिटी। ये कॉन्ट्रीब्यूशन छोड़ो, ये बिगेस्ट सोर्स ऑफ इंस्टेबिलिटी, ये उनके मुंह पे बताना चाहिए बिम्स्टेक के मेंबर्स को इस समिट में। द कूप वॉज अ बैड आइडिया, जो 2021 में उन्होंने किया है वो ख़राब था, एंड इट इज़ इवन वर्स, और ये बुरा है। और अब तो वो क्या कर रहे हैं, मतलब इलेक्शन कराने वाले हैं अगले 1 साल के अंदर, एंड इट इज़ इवन वर्स टू होल्ड एन इलेक्शन टू सैंक्टिफाई द पावर ग्रैब एज ए प्लान्स टू इट लेटर इन द ईयर। इस साल के लेटर हाफ में वो ये जो जनरल है ये प्लानिंग कर रहे हैं एक इलेक्शन कराने की, ताकि जस्टिफाई किया जा सके कि हाँ सही है, इलेक्शन सबको पता है, इट विल बी अ रिग्ड इलेक्शन। अपने कैंडिडेट से अपने कोई वो जिताएंगे और अपना आपको डिक्लेयर कर देंगे हाँ हम जीत गए, ऐसा कुछ करके जस्टिफाई करने के लिए अपने मिलिट्री ग्रुप को। तो ये और भी ज़्यादा ख़राब है जो हरकत करने वाले हैं। अब ये सब चीज़ें बिम्स्टेक को बतानी चाहिए इनको, और इंस्टेड क्या करना चाहिए, जनता को क्या करना चाहिए, मस्ट डिक्लेयर अ ट्रस्ट विद द पीपल सो दैट दे कैन रीबिल्ड देयर लाइव्स। मतलब एक डील, कुछ ट्रस्ट मतलब होता है एक एग्रीमेंट करनी चाहिए मतलब एक्चुअल के वहाँ पे लोगों के साथ, कि उनकी ज़िंदगियों को रीबिल्ड किया जाए। जैसे अभी अर्थक्वेक आया और जो भी इन्होंने मिलिट्री जो क्रूएल्टी की है उन दोनों को कंट्रोल करना चाहिए, ये करना चाहिए इनको इंस्टेड। इट मस्ट रिलीज ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स, और इनको सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज करना चाहिए। फर्स्ट स्टेप्स ऑलवेज लीड टू मोर। ठीक है, नाउ दिस इज़ हाउ यू हैव टू रीड अ TTPR। स्पेशली जब आप TTPR कर रहे हो, ट्यूटोरियल्स कर, आपको इस तरह से रीडिंग करना है, हर एक चीज़ समझ के आगे बढ़ना है, हर एक चीज़। आई होप अगर आप बहुत ही नूब वहाँ परफेक्शन कीजिए, एडिटोरियल्स कीजिए, 10-15 दिन यूट्यूब पे निमिषा मैम का वो करवाते हैं, उनको आप पढ़िए, ठीक है, बट फिर छोड़ दीजिए। छोड़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नूब हो 10-15 दिन पढ़ के छोड़ दीजिए, खुद से कीजिए, फिर खुद से कीजिए ना, खुद से आप दिमाग खर्च करेंगे, सर्च करेंगे, वर्ड्स मीनिंग्स, खुद से दिमाग कॉम्प्रीहेंड करने की एबिलिटी आपकी तभी इंप्रूव होगी। वो टीचर क्या है ना, आप पॉपकॉर्न लेके बैठ जाओ, टेबल चेयर लेके अपना खाते पीते वीडियो देख लो, उससे थोड़ी ना कुछ आपकी इंग्लिश इंप्रूव होने वाली है, कभी नहीं होने वाली है। और एक सेक्शन मॉक टेस्ट आपको देना है, ठीक है। ठीक है, तो जैसे सेक्शनल मॉक टेस्ट आप कोई भी दे सकते हो, जैसे SBI PO प्री दे सकते हो, IBPS PO प्री दे सकते हो, SBI क्लर्क प्री दे सकते हो। क्लर्क थोड़ा कम दो, मतलब आई वुड सजेस्ट, अगर नंबर नहीं आ रहे हैं PO में 12 के ऊपर 13 के ऊपर नहीं आ रहे हैं तो फिर क्लर्क दो। अगर 12, 13, 15 के टच कर रहे हैं आपका मार्क्स PO में, तो फिर आप PO से ही सीखो ना। आप जो गलती कर रहे हो, लर्निंग तो वही है, जब आपने इतने सारे गलत किए, सीखना तो वहीं से मिलेगा। क्लर्क में 20-25 लाओगे, लर्निंग कम मिलेगी ना वहाँ पर। PO कर लोगे तो क्लर्क की आराम से हो जाएगी। तो फिर एक आप जैसे आप डेली का एक मॉक टेस्ट है उसको आप एनालाइज करो, ठीक है। अब जैसे ये टेस्ट दिया आपने, तो अब आपको क्या करना है, इसको एनालाइज करना है। ये आपने 2 गलतियाँ की हैं,
ठीक है, इसको ध्यान से करो, ये आपने जो छोड़े हैं इसको ध्यान से करो। और फिर देखो 20 मिनट आपको स्पेंड करना, आपको लग रहा है यार ठीक है मैं तो 5-6 मिनट में कर लिया, मैं तो प्रो, बट नहीं, इसको पढ़ लो, मतलब 20 मिनट टाइम स्पेंड करो, ठीक है, टाइम स्पेंड करो। हालांकि मैं खुद नहीं करता क्योंकि मैं इसमें क्या करूँ, मैं हो सकता है मैं 8 मिनट में कर ही दूँ, ठीक है, बट मैं स्टिल मैं कोशिश करता हूँ कि मैं भी करूँ। तो जिसका मार्क्स कम आ रहा है उसको तो बिल्कुल टाइम स्पेंड करना चाहिए एनालिसिस पे बहुत ही ज़्यादा। जितना मॉक देना ज़रूरी से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है आपका यहाँ पे टाइम स्पेंड करना उसके एनालिसिस पे, ठीक है। अब देखो मेरा मेरा परसेंटाइल जो है ना वो बहुत अच्छा आता है, चाहे पीओ प्री हो या क्लर्क मेंस हो, कुछ भी चीज़ हो। 95 रेयर आता है, 99 तक ही मैं रहता हूँ कि कोशिश करूँ, जबकि मेरे गलतियाँ ग्रामर में ही, एरर्स में ही होती है, कभी कभी कुछ और चीज़ों में भी हो जाती है। बट देखो रीडिंग अगर आपकी स्ट्रॉन्ग है ना, कॉम्प्रिहेंडिंग एबिलिटी आपकी स्ट्रॉन्ग है, आप यू विल नेल इंग्लिश डेफिनेटली। जितना हो सके रीडिंग में इन्वेस्ट करो, रीडिंग रीडिंग रीडिंग, दैट्स इट। और रीडिंग के ट्रेमेंडस बेनिफिट्स हैं। इट डज नॉट जस्ट हेल्प यू विद द नॉलेज जो आप पढ़ रहे हो, इट डज नॉट ओनली हेल्प यू विद बिल्डिंग मसल्स, इट विल जस्ट नॉट हेल्प यू इन द बैंकिंग एग्जाम्स टू गेट स्कोर। इसके बहुत ज़्यादा कॉग्निटिव बेनिफिट्स हैं, मतलब फिजियोलॉजिकल बॉडी में, आपके माइंड में आपके चेंजेस रीडिंग से आते हैं, आपका फोकस बनता है, और कॉग्निटिव एबिलिटी आपकी स्ट्रॉन्ग होती है, मतलब रीजनिंग करने की एबिलिटी, डिसीजन लेने की एबिलिटी। ये सब काम आपको बाकी, ये सब चीज़ें आपको बाकी सब्जेक्ट्स और इन लाइफ में भी हेल्प करेंगे। रीडिंग एक ऐसी चीज़ है, आपके ज्ञान वृद्धि तो हो ही रही है, बैंकिंग में तो आपके मार्क्स बढ़ेंगे, इंग्लिश तो आपकी इंप्रूव होएगी, वो कैब तो आपकी इंप्रूव होएगी, कॉग्निटिव एबिलिटी आपकी बढ़ रही है, सबसे बड़ी बात यह है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आई वुड सजेस्ट कि आप स्मार्ट किडा का ये स्मार्ट रीड अफोर्ड करो। हालांकि ये काफ़ी कॉस्टली है, 999 का है, बट ये बहुत ही ज़्यादा प्यारी चीज़ लगेगी मुझे। मैंने तो बाय नहीं किया क्योंकि मेरे को इतनी नीड नहीं है। इसको आप बाय करोगे, इसमें क्या चीज़ होता है ना कि इसमें क्या होता है कि जैसे इसमें ना ड्रिल्स होते हैं, ड्रिल्स। हालांकि आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो बेसिक टू मॉडरेट या मॉडरेट टू एडवांस, ठीक है। जैसे हमने ये जो अब ऐसे अभी यहाँ पे क्या होगा ना, ये बहुत ही मस्त चीज़ है। यहाँ पे आप स्टार्ट नाउ पे क्लिक करोगे तो सबसे पहले क्या होगा कि वोकेबलरी इंट्रोडक्शन होगा आपका, मतलब आपको एक रीडिंग आर्टिकल मिलेगा, पैराग्राफ या फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बोल सकते हो। वो मिलने से पहले आपको जितने भी अच्छे वर्ड्स जो लगता है कि प्रॉब्लम आ सकती है बच्चों को, वो वर्ड्स आपको पहले ही बता दी जाएंगे, मीनिंग के साथ, सिनोनिम्स के साथ, एंटोनिम्स के साथ, सेंटेंस के साथ, एग्जाम्पल्स के साथ आपको रटवा दिए जाएंगे वो वोकेबलरी के वर्ड्स जो उस आरसी में यूज़ होने वाले हैं, ठीक है। वैसे हमने आरसी पढ़ा, नरगिस वाला, म्यांमार वाला, इसमें बहुत सारे ऐसे थे कि जब मीनिंग ही नहीं पता तो आपको बार बार गूगल करना पड़ता। अब आप यहाँ से करोगे, आपको गूगल करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आरसी सर से पहले वो आपको बता देगा। फिर आपका क्विज़ लेगा, मतलब आपके सामने क्वेश्चंस पूछेगा आपसे, रियल लाइफ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है, वो आपसे पूछेगा। इससे क्या होगा कि आपने कुछ सारे पहले वोकैब्स जो वर्ड्स आपको इंट्रोड्यूस कराए थे उसी का वो एक टेस्ट लेगा। जब तक आप टेस्ट क्वालिफाई नहीं करोगे आप आगे नहीं जा सकते। और जैसे ही आप कुछ गलत कर दोगे ना, वो आपको फिर से बताएगा कि भाई देखो ये था इसका मीनिंग, ये था इसका एग्जाम्पल, ये याद हो गया। अब घुमा फिरा के 4-5 क्वेश्चन बाद वो फिर से वही वर्ड पूछेगा, जब तक आपको वो दिमाग में घुसा ना दे तब तक वो रुकेगा नहीं। फिर वो आपको पैसेज देगा, आप क्या करोगे, सेट योर रीडिंग टाइम लिमिट, हमें टाइम बता दीजिए वहाँ पे, और ईच पैराग्राफ को एब्सोल्यूट फोकस से पढ़ना है। यूज़ अ पीस ऑफ पेपर, ठीक है, जैसे भी पढ़ना आपको रिटेंशन के लिए, आपको वो आप अपना देख लो। अब आपको वोकैबुलरी सारी पता है, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। टाइम अपना आप सेट कर सकते हो, अगर आपको टाइम जितना लेना आप ले सकते हो पैराग्राफ पढ़ने में, जो कि टाइम मिलेगा आपको। फिर नाउ कम्स द क्वेश्चन बेस्ड ऑन पैराग्राफ्स। दीज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टेस्ट वेरियस स्किल्स फ्रॉम डिस्क्रीनिंग इन्फॉर्मेशन टू अंडरस्टैंडिंग टॉट विद फोकस ऑन कंसाइज रीडिंग। अब आपको क्वेश्चंस मिलेंगे और बाद में आपको परफॉर्मेंस रिपोर्ट मिलेगी। एक बार जस्ट मैं आपको डेमो दिखा रहा हूँ। देखो आर्टिफैक्ट, Artifact. अच्छा देखो यहाँ पे ये इसको आप प्रोनाउंसिएशन भी आप देख सकते हो। आर्टिफैक्ट क्या होता है, ये क्या है, ये पार्ट ऑफ स्पीच में क्या होता है, ये नाउन होता है, ठीक है। इंग्लिश का मीनिंग होता है एन ऑब्जेक्ट मेड बाय ह्यूमंस टिपिकली ऑफ ए कल्चरल हिस्टोरिकल इंटरेस्ट, ठीक है। हिंदी का मीनिंग आपको दे दिया। द म्यूजियम डिस्प्लेड आर्टिफैक्ट्स फ्रॉम एंशिएंट सिविलाइजेशंस। एग्जाम्पल, द म्यूजियम डिस्प्लेड आर्टिफैक्ट्स फ्रॉम एंशिएंट सिविलाइजेशन, मतलब म्यूजियम ने क्या किया, डिस्प्ले किया आर्टिफैक्ट्स को, ठीक है।
सिनोनिम्स क्या है इसके? रेलिक, एंटिकिटी, क्रिएशन, ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये देखो ये इस तरह का आर्टिफैक्ट होता है, समझ में आ गया आपको? हिंट टू रिमेंबर द मीनिंग, थिंक ऑफ आर्ट प्लस फैक्ट, अ फैक्ट अबाउट द पास्ट आर्ट। सो इट्स एन अमेजिंग थिंग। ठीक है, आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट मीनिंग हियरार्किकल, hierarchical, hierarchical, हायरार्किकल। ठीक है, व्हाटएवर। ये क्या है? ये एक एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग क्या होता है? अरेंज इन ऑर्डर ऑफ रैंक्स और लेवल। ठीक है, अब देखो ये जैसे आपका जूनियर एसोसिएट, सीनियर एसोसिएट, स्पेशल एसोसिएट, फिर देन पीओ, असिस्टेंट मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, मैनेजर, चीफ मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, डिप्टी जनरल मैनेजर, चीफ जनरल मैनेजर, देन डीएमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर, ऐसे करते करते ऊपर तक। ठीक है, तो ये हियरार्किकल जो भी होता है, रैंक, स्टडीफाई, ग्रेडेड, इक्वल, इस कैंडिडेट में क्या होता है? इक्वल या फ्लैट। हियरार्किकल मतलब ऐसे सीनियरिटी में ऊपर जाना, नीचे जाना, ये सब। ठीक है, हिंट। अब देखो इतना जब आप पढ़ लोगे तो आपको लगता है आप भूलोगे इसका मीनिंग। टिपिंग पॉइंट, ये तो हमने अभी पढ़ा। टिपिंग पॉइंट, द क्रिटिकल पॉइंट इन अ सिचुएशन बियॉन्ड व्हिच अ सिग्निफिकेंट एंड ऑफन अनस्टॉपेबल चेंजेस अकर्स। वह महत्वपूर्ण बिंदु जहाँ से स्थिति में बड़ा और अपरिवर्तनीय परिवर्तन होता है। ओके, क्लाइमेट साइंटिस्ट वॉर्न दैट वी आर नियरिंग अ टिपिंग पॉइंट फॉर इरिवर्सिबल डैमेज। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स। टिपिंग पॉइंट मतलब ये देखो, ये एक पॉइंट, ये जो पॉइंट है ये टिपिंग पॉइंट है। यहाँ से पलट सकता है चीज़ें, और ऐसा पलट जाएगा फिर वापस मुश्किल है उसको करना। पैथोजेनिक, कैपेबल ऑफ कॉजिंग डिजीज। ठीक है, अब ये आप देख लो, आपको इस तरह से 10 जितने भी थे आपके 9, क्लाउड सीडिंग, एडमायरिंग, सिम्फनी एंड हार्मोनियस कोलेशन ऑफ साउंड एलिमेंट्स, इरिवर्सिबल। जब आप इतना पढ़ लोगे इमेजेस के साथ, आपको लगता है आपको कभी भूलोगे ये चीज़? नहीं भूल सकते ना। सिमुलेशन। ठीक है, येस आई एम रेडी, येस आई एम रेडी। नाउ व्हाट इज द क्लोजेस्ट मीनिंग टू द आर्टिफैक्ट? देखो यार, इसमें ना 51 क्वेश्चन है, मैं ये सारे तो करने वाला हूँ नहीं। अब आर्टिफैक्ट क्या आंसर है यार इसका? रेलिक। अभी फिर से आएगा। पैथोजेनिक क्या होता है? मतलब डिजीज कॉजिंग। ठीक है, नेक्स्ट। एडमायरिंग मतलब रिस्पेक्टफुल। ठीक है, नेक्स्ट। स्टिमुलेशन मतलब प्रोडक्ट, इनकरेक्ट है। ठीक है, आप देख रहे हैं फिर से आएगा। जो क्वेश्चन आप गलत कर रहे हो फिर से आएंगे। ठीक है, अब ये मेरे को जाने तो देगा नहीं और मैं सारे करूँगा नहीं, तो फिर ठीक है, अब मैंने आपको बता दिया कि आपको ऐसे करना है। फिर आपको एक पैराग्राफ मिलेगा, ये सारे वर्ड्स आपके दिमाग में फिट कर चुका हुआ ये स्मार्ट कीड़ा। उसके बाद आपको आरसी मिलेगा, आप उसको पढ़ोगे, आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं क्योंकि आपको वोकैब ऑलरेडी पता है। फिर आपको क्वेश्चंस पता हो जाएंगे। इस तरह से आप ये रीड करोगे। ठीक है, और ये देखो यहाँ पे ना ये यूट्यूब वीडियो भी देता है अपनी इस पर्टिकुलर ड्रिल की, ये यूट्यूब वीडियो। Hello everyone, here I am with the very first lecture. ठीक है, अब इसको भी आप रेफ़र कर सकते हो। तो ये एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। सेम अगर आपको ग्रामर करना है ना, आप ग्रामर भी कर सकते हो। और ये जो कि सबसे अच्छी चीज़ मेरे को ये लगी है इसके ग्रामर कोर्स की, जैसे आप कोई भी टीचर से करते हो, किसी बुक से पढ़ते हो ना, तो आप वहाँ पे रूल्स पढ़ते हो, ये भी पढ़ते हो, वो एक अच्छी चीज़ है, वो बुरी नहीं है। बट यहाँ पे ये क्या करेगा ना, ये जैसे आर्टिकल्स आपने स्टार्ट किया, तो ये लेसन नंबर 1 व्हाट इज़ आर्टिकल्स, रूल नंबर, मतलब ये हर चीज़ आपको एक्सप्लेन करेगा, साथ साथ आपके टेस्ट लेगा और बार बार वही चीज़ आपको रिवाइज करवाते रहेगा। टेस्ट के थ्रू आपके दिमाग में री इन्फोर्स करा देगा कि क्या होता है, एक्सेप्शंस क्या होते हैं, हर एक चीज़। मतलब ग्रामर आपका बहुत ही सुपर स्ट्रॉन्ग करने का एक बहुत अच्छा सोर्स है। अगर आपको ये परचेज़ करना है, ये काफ़ी, इसका प्राइस ठीक है, मतलब इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव। ये देखो ग्रामर, ये 449 का है, सिर्फ 12 महीने के लिए ना, आप 6 महीने के लिए ले लो। ठीक है, 299। इसमें भी आप कुछ लगा सकते हो कोड वगैरह, मे बी फेस्ट 25 होता है इनका, जो कि हमेशा वर्किंग रहता ही है। तो आप ये लगा लोगे तो ये देखो आपको 269 मिल जाएगा। आप इसको कंप्लीट कर दो, आपकी ग्रामर सुपर स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। मैं भी सोच रहा हूँ उसको करने के लिए। ठीक है, अब आर्टिकल्स तो एक चीज़ थी, इसी तरह से बाकी आपके जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे इस तरह से। ठीक है, और हर चैप्टर इस तरह से डिज़ाइन है कि सबसे पहले उसमें वो कितने सारे लेसन है आपके लिए। रैपिड फायर है लेसन, रैपिड फायर 2, तो हर चीज़ है इसके अंदर, काफ़ी बहुत ही बढ़िया। अगर आप इतना कर लोगे तो इसमें टेस्ट भी है आपका, एक्सप्लेनेशंस भी हैं। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़, क्योंकि बहुत ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है मेरे घर के साइड में, दूसरे घर का।
तो इसमें काफ़ी सही चीज़ है, आप इसको परचेज कर सकते हो ग्रामर के लिए, ठीक है राइट। अगर आप स्मार्ट रीड परचेज करना चाहो, आप स्मार्ट रीड परचेज कर सकते हो। एक ड्रिल आप डेली यहाँ से कर सकते हो, बाकी आप यहाँ से एडिटोरियल्स पढ़ सकते हो, अपनी बुक्स वगैरह पढ़ सकते हो, चीज़ें पढ़ सकते हो। इसके अलावा दैट्स इट। इसी तरह से आपको और सेक्शनल मॉक टेस्ट का आपको एनालिसिस करना है, ऐसे ही आपकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। आप इसको कुछ महीने फॉलो करके देखिए, ये बहुत ही सॉलिड तरीका है अपनी इंग्लिश को सुपर स्ट्रॉन्ग करने का। आप परफेक्शन करते जाओगे, वहाँ पे वही सब चीज़ें एडजेक्टिव प्रोनाउन नाउन चलता रह जाएगा, आप कभी भी स्कोर नहीं कर पाओगे यार। एडजेक्टिव प्रोनाउन नाउन हमारे बैंकिंग में कभी पढ़ा है क्या आपने? विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज़ एडजेक्टिव, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कलेक्टिव नाउन, प्रॉपर नाउन, ये सब चीज़ें आती हैं क्या? नहीं आती हैं। पैराजम्पल हो, क्लोज टेस्ट हो, मैच द कॉलम हो, हर एक चीज़ कॉम्प्रीहेंडिंग बेस्ड है, रीडिंग बेस्ड है। अगर मैं सेम चीज़ आपको हिंदी में दे दूँ ना, आपको पैराजम्पल हिंदी में दे दूँ, आप तुरंत कर दोगे फटाफट कि फर्स्ट भी आएगा, सेकंड भी आएगा, थर्ड भी आएगा। आप बोलोगे यार यही तो आएगा ना यहाँ पे, ये कैसे आ सकता है, यही तो आएगा। आपको ना ये पता सर्वनाम क्या है, ना ये पता संज्ञा क्या है, अनुप्रास अलंकार कुछ नहीं पता, आपको अतिशयोक्ति अलंकार कुछ नहीं पता, बट आप कर दोगे क्योंकि आपको समझ में आ रहा है। जो हिंदी में लिखा है उसमें आप तुरंत सीक्वेंस को अरेंज कर दोगे कि हाँ ये फटाफट फिल इन द ब्लैंक्स दे दो, आप तुरंत अरेंज कर दोगे, क्लोज दे दो, तुरंत अरेंज कर दोगे। समझ में आएगी तो कर दोगे, नहीं आएगी तो फिर आप यही एडजेक्टिव आएगा कि ये आएगा वो आएगा, इनमें भटकते रह जाओगे। इसीलिए रीडिंग के ऊपर फोकस करो, राइट। और कुछ भी चीज़ का इसके बाद मुझे लगता है कि कुछ भी शायद बहुत ही ज़्यादा लंबा वीडियो हो चुका है, इसके बाद मुझे नहीं लगता इंग्लिश में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत किसी को भी आनी चाहिए। दैट्स द फुल फ्लेज स्ट्रेटजी फ्रॉम माई साइड। आपसे कोई पूछेगा, आई विल जस्ट सेंड द वीडियो टू हिम, दैट्स इट, आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग नाउ। और ग्रामर आप यहाँ से कर सकते हो या फिर कोई भी बुक से कर सकते हो, किसी टीचर का कोर्स कर सकते हो, आपको करनी ही है तो, बट वो तब करनी जब आप रीडिंग हैबिट को डेवलप करो काफ़ी एक अच्छे लेवल तक, उसके बाद ग्रामर पे जाइए। ग्रामर पे टाइम वेस्ट मत करिए। ग्रामर पे इनपुट दोगे, आउटपुट 1 या 2 नंबर का मिल जाएगा, इनपुट बहुत ज़्यादा लग जाएगा। रीडिंग पे इनपुट दो, हर चीज़ में आउटपुट मिलेगा आपको थ्रू आउट इंग्लिश, हर एक चीज़ में, हर एक टॉपिक में। सो डू डैट। एंड अगर आपको बहुत ही हाई लेवल आरसीज करने हैं तो ये कैट का कोर्स है यहाँ पे, VARC 1000 करके बाय जीजो सर। जीजो सर यूट्यूब पे आप सर्च कर दो कैट की फैकल्टी के लिए। कैट में एक वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक चीज़ होती है, VARC कैट का एक सेक्शन होता है, उसमें 3 सेक्शन आते हैं। कैट एक एग्ज़ाम होते हैं MBA के लिए, तो उसमें इंग्लिश केवल, उसमें केवल आरसीज आते हैं, सिर्फ आरसीज कैट में। उसमें ये सब भी नहीं आता, मैच तक कॉलम फ्रेम तक, उसमें ये सब नहीं, उसमें सिर्फ आरसीज आते हैं। अगर आपको बहुत हाई लेवल आरसी और कैसे रीडिंग करना है, अगर आपको वो सीखना है, आप इस कोर्स से सीख सकते हो। ये मेरे पास है, जिसको चाहिए हो वो मुझे बोल सकते हैं, तो मैं इस ग्रुप में ही ऐड करवा दूँगा ये कोर्स। What is the connection between the previous आपको paragraph? reading Logical करना connection would happen. सिखाएंगे। Then I go to the third. ये आपको रीडिंग करना सिखाएंगे कि किस तरह से आपको रीड करने हैं कि एक पैसे, मतलब ये बहुत ही अमेजिंग टीचर है रीडिंग के लिए। आपको रीडिंग करना सीखना है तो बहुत ही हाई लेवल आरसीज की, तो बैंकिंग PO मेंस का तो आप इजीली नेल कर दोगे अगर आप ये सीख रहे हो। अब देखो इतने लास्ट तक अगर आप वीडियो देख रहे हो, तो अगर मुझे कोई मैसेज करेगा कि ये वाला कोर्स उनको चाहिए है, दे वांट टू लाइक हैव एन एक्स्ट्रा एज, ये बहुत ही प्यारा पढ़ाते हैं रीडिंग के मामले से, लाइक। और क्रिटिकल रीजनिंग भी बहुत अमेजिंग पढ़ाते हैं, क्रिटिकल रीजनिंग भी। तो क्रिटिकल रीजनिंग इंग्लिश ही होती है और अंडरस्टैंडिंग ये होती है क्रिटिकल रीजनिंग में इंग्लिश की ही। सो ही इज़ अमेजिंग। यहाँ तक कोई वीडियो देख रहा है तो ही मुझे पता चलेगा ना कि वो यहाँ तक देख रहा है और उसने मेरे को रीच आउट किया, तो ही मुझे पता लगेगा कि हाँ वो यहाँ तक देख रहा है, ही इज़ सीरियस। जो यहाँ तक आए नहीं उनको पता भी चलेगा कि ये कोई कोर्स होता है, फिर मैंने क्या बोला है, तो उनके लिए तो वैसे भी कोई मतलब नहीं है। और मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करने वाला। हर एक को DM करते हैं तो आई विल नॉट फ्रॉम नाउ ऑन, वैसे ही वो लोग फॉलो नहीं करते। और जो समझदार बच्चा वो उसको स्ट्रेटजी खुद पता होती है अपनी कि उसको कैसे क्या करना रहता है। थोड़ी सी गाइडेंस की ज़रूरत होती है, वो तो हर किसी को ही होती है, राइट। सो दैट्स इट, लेट्स एंड द वीडियो एंड ओके बाय।